बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, सुबह के रंग एम न्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुल साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक गर्मियों के हवाले से मैं टिप देना चाह रहा हूँ, कपड़े पहनने के रिलेटेड। कोशिश किया करें कि गर्मियों में ऐसे एक तो कलर्स का इंतखाब किया करें कि जो दिन के वक्त आपकी जो सनलाइट है उसको कम से कम जो है ना वो खींचे, जिसमें डार्क कलर्स को बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश किया करें और लाइट कलर्स पहने जिसमें आपका वाइट हो जाता है, बेज हो जाता है या पेस्टल कलर्स आजकल जितने भी चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि गर्मियों में गर्मियों का फैब्रिक पहना करें, कॉटन, लॉन, लिलन, ऐसी चीज़ें जो हैं जिसके अंदर से हवा क्रॉस हो सकती है, क्योंकि इस वक्त हर बदलते साल के साथ टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। और इस्लामाबाद जैसे शहर जो कि हर तरफ से जंगलात से भरा हुआ है, लेकिन उसको भी 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड इस साल रिकॉर्ड किया जा रहा है। उम्मीद है आज से दोबारा 2-3 दिन के लिए इस्लामाबाद गिरदोनवा में बारिशों का सिलसिला जारी होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो है वो हिफाजत, जहाँ पर ठंडे मशरूबात पी के कर रहे हैं, एसी में बैठ के कर रहे हैं, वहीं पर कपड़ों का ऐसे कलर्स का भी इंतखाब किया जाए और फिर ऐसे ब्रीथेबल फैब्रिक्स भी हों जिनसे कम अज़ कम जो है ना वो गर्मी आपको महसूस हो, और अगर गर्मी है भी तो हवा जो है वो आपके जिस्म को टकराती रहे और क्रॉस होती रहे। अब शुरू करते हैं। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इस बात का वाकई में ख्याल रखना चाहिए। एग्जैक्टली। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, सुबह की खबर में हमारे पास खबर है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ख़वातीन के लिए रोज़गार का एक बड़ा मंसूबा जो है वो सामने आया है। वजीफ़ा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो भी इसमें शामिल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जो है वो उसके एक इनिशिएटिव लिया है और उसके लिए एग्जैक्टली थ्रेडर्स, और उसके लिए उन्होंने जो है वो 310 मिलियन रुपए का बजट मुख्तस किया है। ये मंसूबा टेक्सटाइल सेक्टर में दही ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी और हुनरमंदी के फ़रोग के लिए शुरू किया गया है। अक्सर हम बात करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में भी कि वो हुनरमंद ख़वातीन जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखती हैं, वो जो हाथ क्या काम करती हैं, चाहे वो सिंध की बात करें तो हम लोग रलियाँ बनाने से रिलेटेड होता है, अगर हम अजरक की बात करें तो उनकी कारीगरी जो है वो भी ख़वातीन करती हैं। इसी तरीके से पंजाब में मुख्तलिफ जो है वो हुनर ख़वातीन करती हैं जिनको उनका मुआवजा भी नहीं मिलता, और वो चीज़ें बाहर की मार्केट में महंगे दामों फ़रोख्त की जाती हैं। और इनफैक्ट जो टेक्सटाइल हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पर भी जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी भी वेजेस कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए ये मंसूबा बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। अब ये शी थ्रेड्स प्रोग्राम जो है उसके तहत सूबे भर के देहात से ताल्लुक़ रखने वाली 18 से 45 साल उम्र की मिडिल पास ख़वातीन जो है वो हिस्सा ले सकती हैं। प्रोग्राम में शामिल ख़वातीन को तरबियत के दौरान माहाना 15,000 रुपये वजीफ़ा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी फराहम किया जाएगा। इस मनसूबे के तहत दही ख़वातीन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के 10 मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज़ मुतारिफ़ करवाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा और फैसलाबाद में ये टेक्सटाइल ट्रेनिंग कोर्सेज़ कामयाबी से जारी हैं। और जिस तरीके से प्रोग्राम्स मैं सुनता हूँ पंजाब से आते हुए, मैं ये सोचता हूँ कि बाकी सूबों में ऐसे प्रोग्राम्स क्यों नहीं शुरू हो सकते, क्यों नहीं वहाँ पर रकम मुख्तस की जा सकती, और ये सोचा जा सकता कि जो बंदा है अगर उसने स्किल सीखनी है तो उसके लिए भी उसको घर से बाहर निकलना है और उसके लिए भी उसके पैसे लगने हैं। तो आप ये इस चीज़ को समझें कि ये कितना खूबसूरत प्रोग्राम है कि आपके पास सिर्फ मिडिल क्लास जो है वो आप पास हो, आपने किसी एक तरबियती प्रोग्राम के लिए सीखने के लिए जाना है वहाँ पर, और उसके लिए भी आपको माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा 15,000 रुपये, और उसके साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जो आप घर से बाहर निकल रहे हैं सीखने के लिए भी, वो भी आपका जो है वक्त सीखने के अलावा आपको पैसा कमा के जो है वो देगा, और फिर डेफिनेटली जब वो एक प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, आपकी जॉब्स लग जाएंगी, तो बहुत जो है ना वो बेहतरी आएगी इस प्रोग्राम से। ज़ाहिर मईशत में हमारी बेहतरी आएगी, और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की बेहतरी की बात नहीं हो रही। जब हम मुल्क की बेहतरी की बात करते हैं तो उसमें मर्द और ख़वातीन यकसां बराबर शरीक होते हैं, और सबकी कंट्रीब्यूशन ही इक्वली एक्सेप्ट भी की जाती है और उसकी कंट्रीब्यूशन होनी भी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे मौके ही नहीं उनको फ़राहम किए जाते। ऐसे देहात अभी भी हैं जहाँ पर
इवन एजुकेशन तक ठीक से मुयसर नहीं है, तो वहाँ पर बाकी अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेशियो की बात करें या फिर इवन उनको बिजनेस इस्टेब्लिश करके देने की बात करें तो बिल्कुल ही नामुमकिन सी नज़र आता है। लेकिन आई थिंक इस तरह के मंसूबे अगर मज़ीद सामने आएंगे, बल्कि और सूबों में भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बजाय इसके कि हम सिर्फ और सिर्फ सियासत करते रहे, एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते रहे। जिन अवाम ने अपना जिन अवाम ने आपको हुक्मरान बनाया है, अपने लिए आपका इंतखाब किया है, उस इंतखाब पर उन्हें शर्मिंदा ना करें, बल्कि उस इंतखाब पे आप पूरा उतरने की कोशिश करें। एग्जैक्टली जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बताते हैं कि अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए तुर्बत में एक जदीद तरीन FC अस्पताल का जो है वो इनकाद हुआ है, वो तैयार हो गया है और अब वो अवाम के लिए भी खोल दिया गया है। FC बलूचिस्तान साउथ के ताउन से कायम जदीद अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी और ट्रामा केयर सर्विसेज दस्तयाब हैं। अस्पताल में मरीजों को CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड समेत जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। ख़वातीन और बच्चों को जदीद सहूलियात देने के लिए खुसूसी शोबा भी कायम किया गया है। अस्पताल में जनरल मेडिसिन से न्यूरो सर्जरी तक मुख्तलिफ शोबों में माहिर डॉक्टर्स की खिदमत दस्तयाब होंगी। मरीजों के इलाज के लिए जदीद ऑपरेशन थिएटर्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट समेत 1.1 मेगावाट पावर बैकअप भी मौजूद है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि अस्पताल कायम हो गया, वो खोल दिया गया है, लेकिन उसमें जो बिस्तर लगे हुए हैं या फिर जो मशीनरी लगी हुई है वो वैसी की वैसी ही पड़ी रहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और अस्पताल हैं जिनका अगर बताया जाए, मेरे ख्याल से हम सबको ही मालूम है कि ऐसे हर जगह पे ही अस्पताल मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाम की अस्पताल रह चुके हैं, ना वहाँ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो इवन टर्शरी केयर अस्पताल हमारे पास सिर्फ एक ही है, लेकिन इवन अगर हम बात करें तिब्बी सहूलियात जो कि बेसिक सहूलियात होती हैं, उसके अस्पताल भी बहुत ज़्यादा। एक ना फैमिली रहती थी कुछ गुजर खान, अभी भी हैं वो लोग, लेकिन वहाँ पर बचपन से मैं एक चीज़ देखता हूँ कि उधर का जो है ना तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गुजर खान का बड़ी मेन रोड पे आता है और बड़ा अस्पताल है, बड़ी बिल्डिंग है उसकी, लेकिन उसके बारे में एक बड़ी बात जो है ना वो मशहूर है। आप उधर किसी भी मरीज को लेकर जाए ना, जैसे ही आप मरीज को लेकर जाएंगे ना, अभी पिछला बंदा गाड़ी पार्क करके अंदर आ रहा होगा तो फौरी तौर पे अस्पताल वाले बोल देते हैं कि इसको रावलपिंडी ले जाए, इसको रावलपिंडी ले जाए, ठीक है, इसने जो है ना वो नहीं बचना, ये सीरियस कंडीशन, इसको रावलपिंडी ले जाए। अच्छा, वो अपने सर से केस उतार देते हैं कि मतलब उनको काम करने की ही नहीं है कि हम काम करें और फिर बताएं कि आया ये यहाँ पर इसकी मौजूद है मेडिसिन की नहीं है मौजूद, लेकिन वो पहले से ही कह देते हैं कि जी आप इसको ले जाएंगे, उनको काम करना ही ना पड़े। लेकिन इसके मुकाबले में वैसे नजम अगर मैं बात करूँ KPK पे, वैसे तो मेरी खुद की भी कोई इतनी फेवर में मैं उनके नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ का जो अगर हम KTH खैबर टीचिंग हॉस्पिटल की बात करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, से मुराद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, पता है क्या अगर हम लेडी रीडिंग की बात करें, जो पंजाब हुकूमत स्पेसिफिकली या शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो इन्होंने अस्पताल बनाए हैं, जो अभी भी एक अस्पताल पे फोकस कर रहे हैं, और वो जो गवर्नमेंट सेक्टर के अस्पताल हैं, जिसमें मैं बात करना चाहूँगा PKLI की, ठीक है, किडनी लिवर इंस्टीट्यूट है, फिर RIC स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है उसके मयार पे बना हुआ रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। इसी तरीके से कार्डियोलॉजी का वजीराबाद में भी मौजूद है, लाहौर में भी मौजूद है, ट्रॉमा सेंटर्स इन लोगों ने कायम किए हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं ना पब्लिक हॉस्पिटल्स की, जिसमें आपके THQ DHQs, इनकी हालत बहुत बुरी है, बिल्कुल ऐसे। हालांकि जो किसी स्पेशलिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और शहबाज शरीफ साहब ने जो खोले हुए हैं अस्पताल, मेरे पर्सनल उधर विजिट्स भी हुए हैं और पर्सनली मैंने बहुत सारे केसेस वहाँ पर डील करवाए हैं, एंड आई नो दैट कि जितना वो मरीज़ का ख्याल से लेकर उसकी डिस्चार्ज के बाद उसकी मेडिसिन तक का जो ख्याल रखा जाता है ना, और जिस तरीके से वो सारा निज़ाम किया जाता है, वो बहुत बहुत अच्छा जो है वो हर अस्पताल की ही ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसी तरह का ख्याल रखें। RIC के अंदर कैटेगराइजेशन की गई है, 4 कैटेगरीज है वहाँ पर। नंबर 1 कैटेगरी में आप पैसे पे करेंगे, नंबर 2 में थोड़े कम करेंगे, नंबर 3 में और कम करेंगे, नंबर 4 में बिल्कुल फ्री है। नंबर 4 में काफ़ी लोग जो मुस्तहिक थे उनको वहाँ पर इलाज के लिए मैं लेकर गया, उनका वहाँ पर इलाज करवाया। तकरीबन 2019-18 की मैं बात कर रहा हूँ, और आज दिन तक उन लोगों को ओपन हार्ट सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ,
वो फ्री ऑफ कॉस्ट ना सिर्फ हुई, उसके बाद आज दिन तक उन लोगों को उसकी मेडिसिन भी जो है वो वहाँ से फराहम की जाती है, मिलती है यार। और ये एक नहीं, ये लाखों के इवन उरी अस्पताल की अगर हम बात करें तो उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। जितने वहाँ मरीज आते हैं सबका उनसे बहुत एक अच्छा फीडबैक देखने में आया है। लेकिन वही अगर हम बात करें, देखो शहरों में ये सहूलियात बहुत अच्छे से फराहम की जा रही है, लेकिन देहात में जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, अगर सपोज मैं अपने गाँव में, हमारे गाँव में भी एक जनरल अस्पताल है, ठीक है, लेकिन उसकी हालत अगर आप देखें तो वो वहाँ बंदा कहता है कि इससे बेहतर है मैं प्राइवेट में ही चला जाऊँ। और यही हो रहा है हमारे गांव में कि चाहे अफोर्ड कोई कर सकता है, नहीं कर सकता, उन्हें प्राइवेट में ही जाना पड़ता है। और एक और चीज़, सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स होते हैं वो उन्होंने शाम में अपना क्लिनिक ज़रूर खोला होता है। जो भी उनके पास जाता है उनसे कहता है कि जी अच्छा यहाँ तो नहीं हो सकता, आप शाम को मेरे क्लिनिक आ जाए। सो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, इस पे भी गवर्नमेंट को कोई एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ पर पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो पाकिस्तान में 82% सार्फिन खरीदारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक रिपोर्ट आई है। डिजिटल अदायगियों की आलमी कंपनी ने स्टे सिक्योर 2026 मुताले के पाकिस्तान के मुताबिक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 82% सार्फिन ख़रीदारी की मदद के लिए जो है ना उसमें मसनूई ज़हानत AI का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 93% का कहना है कि AI ने ऑनलाइन ख़रीदारी को ज़्यादा तेज़ और बेहतर बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सार्फिन कीमतों का मवाजना, मसनूआत के रिव्यूज़ और तहाइफ के आइडियाज़ जो है वो हासिल वहीं से करते हैं, विच इज़ वेरी राइट। और मैं कहता हूँ कि जब एक AI टूल है तो उसका इस्तेमाल इसी पर्पसेस के लिए होना चाहिए। आपके दिमाग को जो है ना वो डिफरेंट आइडियाज़ देने में बहुत मदद करता है, विच इज़ वेरी फाइन और बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं बिल्कुल लेता हूँ, डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात। मुताले में बताया गया कि 82% पाकिस्तानी सार्फिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए खरीदारी कर चुके, लेकिन फ्रॉड के वाकयात भी बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता एक साल के दौरान 55% सार्फिन किसी न किसी माली फ्रॉड का शिकार हुए, जिनमें से 44% वाकयात सोशल मीडिया पर पेश आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 87% सार्फिन का मानना है कि मुस्तकबिल में AI फ्रॉड से तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगा। बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत के हवाले से भी तशवीश सामने आई, जिसमें 77% सार्फिन का कहना है कि बच्चे फ्रॉड की शिनाख्त में मुश्किलात का सामना करते हैं, जबकि 33% ने ऑनलाइन गेमिंग या शॉपिंग के दौरान बच्चों को फ्रॉड से जो है वो मुतासर होते देखा है। इसके अलावा वीज़ा की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और ग्रुप कंट्री मैनेजर बराए शुमाली अफ्रीका, लेवेंट और पाकिस्तान लैला सरहान ने जो है वो कहा है कि AI और सोशल कॉमर्स सार्फिन की ख़रीदारी के अंदाज को तब्दील कर रहे हैं, ताहम डिजिटल कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और सार्फिन को जो है वो कंट्रोल यकीनी बनाना होगा। अब होता क्या है, जापान के अंदर एक सीन ये है कि आपने जो पैकेट बनाया है किसी भी बिस्किट का, उसके अंदर जो बिस्किट है अगर वो बाहर वाले पैकेट के साइज़ के मुताबिक नहीं है तो आपको अच्छा खासा फ़ाइन हो सकता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी चॉकलेट की कंपनी जो कि इंटरनेशनल है उनको अपना पूरा बैच नया तैयार करना पड़ा था। ये होते हैं सार्फिन के हकूक जो दिलवाए जाते हैं, कंज्यूमर राइट्स। फिर दूसरी जगह पे पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर कपड़ा कोई आपने ऑर्डर किया है, एक तो गलत, अगर आपको बिल्कुल ऑर्डर रिसीव हो गया वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मेजरमेंट्स लिखी गई होती हैं वो मेजरमेंट्स भी उस तरीके से ट्रू नहीं होती। फिर जो कपड़ा आप बेच रहे होते हैं उसके मुताबिक पूरी डिटेल्स भी नहीं मेंशन की होती कि आया इसको आयरन करना है या नहीं करना, इसको स्टीम करना है, ये कपड़ा श्रिंक होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है। कैसे है, गर्म पानी से, नॉर्मली आप शर्ट अगर लें तो 7,000 रुपये की शर्ट आप ऑर्डर करते हैं, उसके बाद जब वो आपको मौसूल होती है आपने ऑर्डर उसका कुछ और किया होता है, साइज़ वो साइज़ लिखा होता है लार्ज ही है, लेकिन जब वो आपको मौसूल होता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ मेजरमेंट्स का फ़र्क आ जाता है। फिर भी आप अगर उसको रख लें क्योंकि आपने पैसे पे कर दिए हैं, डिलीवरी राइडर चला गया है, फिर वो एक पूरा लंबा प्रोसेस है जिसके पीछे भागना बहुत जो है ना एक या दोबारा कभी भी रिटर्न मैं भी नहीं कर पाती। हाँ, तो जो इसलिए आपने अगर वो रख लिया तो फिर वो एक वॉश के बाद आपकी किसी काम की नहीं रहेगी शर्ट, और मेरे साथ ये कई दफ़ा हो चुका है। ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है। इनफैक्ट मैंने तो एक बार कहीं से कुछ जूते शूते ऑर्डर किए थे, आई थिंक मुझे एक जूता आया था, दूसरा आया भी नहीं था। कैन यू बिलीव दैट? और मैंने उनको हाँ वापस कहा तो उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं पता। अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए कि आपके साथ धोखा हुआ है तो मैं आपको ये टिप देने लगा हूँ कि जितनी भी हमारी डिलीवरी कंपनीज हैं 3 दिन के लिए ये पेमेंट होल्ड करती हैं। आप इनके पास जाएं, इनको शिकायत दें, और अगर वहाँ पर मौके पे जो है वो आपको एक ड्रामा भी क्रिएट करना पड़े तो आप बिल्कुल करें।
ताकि आपके पैसे जो है वो वापस कम से कम पैसे तो आपकी मेहनत की कमाई होती है, हाँ होनी चाहिए है। लेकिन या वेरी राइट, इससे पहले हम इतना आई थिंक नहीं करते होते थे, रिटर्न पॉलिसी पे बिलीव नहीं करते थे शायद, तो कोई भी रिटर्न नहीं करता था। लेकिन अब वैसे इसका रुझान भी बढ़ गया, अब ज़्यादातर अब तो ओपन पार्सल भी हो गया है ना। हाँ, बहुत सारी कंपनीज का ओपन पार्सल हो गया कि आप उसी टाइम देख के उनको फिर पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक बहुत सारे ने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। मोदी के इक़्तिदार के लिए खतरा बन गई है। आलमी मीडिया पर तहरीक की गूंज देखी जा रही है। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी की कठपुतली मोदी सरकार के लिए खतरा बनती नजर आ रही है। इस तहरीक की गूंज अब आलमी मीडिया पर भी सुनाई देने लगी है। सोशल मीडिया से शुरू होने वाली नौजवानों की तहरीक दिल्ली में अमली एहतजाज के जरिए मोदी हुकूमत को सख्त दबाव में ले आई है। बरतानवी जरीदा द गार्डियन ने जेंजी तहरीक की ताकत का एतराफ़ करते हुए लिखा है कि कॉकरोच जनता पार्टी वो तहरीक है जो भारत की सियासत को हिला देने की सलाहियत रखती है। ऑनलाइन मीम से शुरू होने वाली जेंजी तहरीक मोदी सरकार के लिए गैर मुतवक्का चैलेंज बनती जा रही है। द गार्डियन के मुताबिक ये तहरीक लाखों ऐसे भारतीय नौजवानों की आवाज़ बन चुकी है जो अदम एतमाद और मायूसी का शिकार हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपेके ने दिल्ली में एहतजाज से खिताब करते हुए कहा कि भारत के नौजवान अब खौफजदा नहीं होंगे, वो अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय नौजवानों को उम्मीद है कि नेपाल और श्रीलंका की तरह भारत में भी नौजवानों की एक बड़ी अवामी तहरीक जन्म ले रही है। और जैसे शायद वहाँ पासा पलटा था, शायद यहाँ पे भी पासा पलटा जा सकता है। और वैसे मेरे ख्याल से है भी बात ऐसी कि जब नौजवान अपने हक के लिए रोडों पे निकलते हैं तो उससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि नौजवान जो है वो मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं और नौजवानों में शऊर भी होता है। अगर उनको आगाही हो और दुरुस्त सिमत की पहचान हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सो आई थिंक मोदी सरकार का जो बहुत अरसे से एक लिबादा उन्होंने ओढ़ा था, फाइनली उसका वक्त आ गया है कि वो गिर कर सामने आ जाए। बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, जहां पर दुनिया का एक बहुत ही कमज़ोर छोटा सा मुल्क जिसकी खस्ता हाल बस थी, नंगे पाँव वो ट्रेनिंग करते थे, उन्होंने फीफा के लिए क्वालिफाई किया और फीफा में एंट्री के लिए उनकी टीम वहां पर पहुंची है और उसकी कहानी बहुत ही कमाल की है। एक कैरिबियन जजीरा है जिसका नाम है कोराकाओ। सो कोराकाओ की ये टीम है जिनकी हालत आपको हम दिखाते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर और साथ इसके हवाले से हम बताते भी हैं। सो कोराकाओ के खिलाड़ी अपनी तैयारों में रवायती सहूलतों के बजाय कुदरती माहौल पर इन्हिसार करते हैं। वो साहिल समंदर पर नंगे पाँव ट्रेनिंग करते हैं, रेत पर वर्जिश करते हैं और बॉल गेम्स खेलते हैं और फुटबॉल की मशक़ें करते हैं। कोराकाओ की टीम एक ख़ास बात यह है कि इसकी ज़्यादातर खिलाड़ी नीदरलैंड में पैदा हुए हैं, लेकिन उनके वालिदैन का ताल्लुक कोराकाओ से है। इस टीम ने क्वालिफिकेशन राउंड्स में 10 मैच बगैर शिकस्त के खेले हैं और इस दौरान उन्होंने हेटी को, जमैका को और इसके अलावा मुख्तलिफ मजबूत टीमों को जो है वो हराया है। टीम के कोच डेक एडवोकेट ने कहा है कि 78 साल उनकी उम्र है और वो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे उम्र रसीदा कोच जो है वो बनकर सामने आए हैं। अगरचा कोराकाओ की टीम फीफा रैंकिंग में 82वें नंबर पर है, लेकिन उनका जोश जो है वो दीदनी है और वो पुरुमीद है कि हम फीफा वर्ल्ड कप और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सच कोई सहूलियात फराहम नहीं थी। फिर भी उसके बावजूद जो उनके पास था वो यही था कि अपने आप पे एतमाद, मेहनत करनी है, लगन करनी है। जो चीज़ के लिए आप बहुत पैशन के साथ मैदान में उतरते हैं तो फिर आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। और इसका आई थिंक उन्होंने एक सबूत भी दे दिया है कि हाँ, 10 मैचों में बगैर किसी शिकस्त के वो जीते हैं। सो आप सोच सकते हैं कि वो आगे क्या कर सकते हैं। सो आई थिंक यही मेहनत, यही लगन का सबक अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी शामिल करें तो, और यही कि जब इंसान करने पे आए तो इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल बन जाता है, ये उसकी ज़िंदा मिसाल है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं फाइनली, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई खबर सुन के, पाकिस्तान में 24 साल बाद इंटरनेशनल हॉकी की वापसी हो रही है। बहुत बड़ी खबर है और इसकी तस्दीक भी हो गई है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में इंटरनेशनल हॉकी सरगर्मियों की बहाली के लिए कोशा PHF हुकाम को जनूबी कोरियन हॉकी फेडरेशन ने टीम भिजवाने की तस्दीक कर दी है। जनूबी कोरिया वो पहली टीम होगी जो 24 साल बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी की सरगर्मियां बहाल करेगी। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान मैचेस जुलाई में इस्लामाबाद में खेले जाएंगे।
वाज़ेह है कि 2026 में जर्मनी की जूनियर टीम के साथ हॉलैंड और जर्मन हॉकी क्लब्स ने पाकिस्तान के दौरे किए थे। ताहम किसी भी नेशनल सीनियर टीम का ये पहला दौरा होगा पाकिस्तान का। बहुत अच्छी बात है और हमें हॉकी को फरोग देना चाहिए। हाँ, 3 दिन में इसका शेड्यूल भी आ जाएगा। एग्जैक्टली पाकिस्तान का कौमी खेल, लेकिन हम कहाँ जा रहे थे? हमारा कोई मेरे ख्याल से वही बात है जो हम कल 2-3 दिन से दोहरा रहे हैं कि जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए वहाँ हमारा फोकस है ही नहीं। सो दिस इज गोना बी वेरी ह्यूज। आपको बताएं कि एशियन गेम्स 2026 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का पीसीबी ने ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान साहिबजादा फरहान होंगे। एशियन गेम्स 2025 के लिए पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत साहिबजादा फरहान को सौंप दी गई, जबकि पाकिस्तान के स्क्वाड में कप्तान साहिबजादा फरहान के अलावा नायब कप्तान अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रज़ा, मिनहास, हैदर अली और हसन नवाज शामिल हैं। इसके अलावा मास सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, साद मसूद, साइम अयूब, सुफियान मुकीम और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि एशियन गेम्स के लिए 15 रुकने स्क्वाड का यह ऐलान किया गया है और एशियन गेम्स में क्रिकेट के तमगों के मुकाबले 3 अक्टूबर को होंगे। पीसीबी का कहना है कि 30 साल साहिबजादा फरहान के साथ अब्दुल समद नायब कप्तान की जिम्मेदारियां संभालेंगे और साहिबजादा फरहान पाकिस्तान की जानिब से 46 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 1305 रन बना चुके हैं, जिनमें 2 सेंचुरियां और 10 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पर भी, PSL में भी और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, एंड विल होप कि अच्छी कप्तानी भी करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बहुत अच्छा आई थिंक अब रिवाइवल हो रहा है स्पोर्ट्स का, तो ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम इसको कंसिस्टेंसी के साथ बरकरार भी रखें इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं जी। जनूबी कोरिया से एक खबर देते हैं कि हुकूमत कैदियों के लिए AC लगाने के फैसले पर डट गई है। क्या बात है जी। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने अवामी तनकीद और कोरिया की जेल में जाना है। क्या बात है, बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपको बिल भी नहीं देना पड़ेगा। वो कल मैं एक मीम देख रही थी ना, उसमें आपको पता है ऐसा भी मुल्क है जहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े एरियाज पे बनाए गए हैं जेल, जिसमें प्रॉपर्ली कम्युनिटीज़ जो हैं वो उस तरीके से रह रही हैं और वहाँ पर लोग रोज़ सुबह जाते हैं, जाके मुख्तलिफ जो है वो अपने काम करते हैं और फिर वापस आते हैं, वापस जेल आते हैं। मतलब उनके काम ही वहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस ओपन की गई हैं कामों की। जिस तरीके से अगर आप फ़र्ज़ कर लें किसी को हुनर आता है पढ़ाने का, ठीक है, तो वो वहाँ पर पढ़ाता है, ठीक है, ये पाकिस्तान में भी काम होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसको इतना मुश्किल नाम दे दिया जाता है। वैसे ही सुन के बंदे की जो है ना वो कहते बामुशक्कत, तो वो मुशक्कत तो वैसे ही ज़िंदगी में नहीं उठाने होती। तो वो वहाँ पर आप काम करते हैं, घूमते फिरते हैं, शाम को बैठते हैं, आप खुली फिजा में जाते हैं और बहुत अच्छा उनका जेल मुझे लगा। वाह जी वाह, ऐसा होना चाहिए। वैसे बताते हैं आपको इस खबर के बारे में। मुल्क की वजारत इंसाफ के मुताबिक जेलों में कूलिंग सिस्टम की अपग्रेडेशन पर तकरीबन 7 लाख और 80,000 डॉलर रुपए खर्च होंगे। वजारत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद शदीद गर्मी से कैदियों और जेल के अमले, खुसूसन कमज़ोर और हसास अफराद की जान व सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हुकूमत के इस इक़दाम पर अवाम की जानिब से एतराज़ किया गया है कि टैक्स दहंदगान के पैसे कैदियों की सहूलत पर क्यों खर्च किए जा रहे हैं। ताहम वज़ारत इंसाफ ने इस मनसूबे का दिफा करते हुए वाज़ह किया है कि AC बराह रास्त कैदियों की खोटिड़ियों में नहीं बल्कि राहदारियों कॉरिडोर्स में नस्ब किए जाएंगे ताकि ठंडी हवा बिलवास्ता तौर पर अंदर पहुँच सके। हुकाम के मुताबिक तरजीह उन जेल अवार्ड्स को दी जाएगी जहाँ उम्र रसीदा कैदी मौजूद हैं, माजूर अफराद कैद हैं और दायमी बीमारियों में मुब्तला कैदी रखे गए हैं। एग्जैक्टली। वैसे जनूबी कोरिया में कितनी एक ही गर्मी होगी? ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आई थिंक जो उन्होंने एक इंसाफ पसंद इकदाम उठाने की कोशिश की है उसको बहुत सराहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए बेशक ठीक है वो कैदी है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि इंसान तो है। और फिर जब हम बात करते हैं इंसानियत की तो उनमें से अभी फैसले तो नहीं हुए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिहा हो जाएं और वो भी इज्जत के साथ रिहा हो जाएं और फिर जाहिर सी बात है जो भी उम्र रसीदा, मेरा ख्याल ये नहीं होगा ना कि बेगुनाह लोग भी कैदी पड़े हों जिस तरह पाकिस्तान में होता है। ट्रायल में थोड़ा वक्त तो लगता है। वहाँ पर जो है वो ये होता होगा कि जेल में वही लोग होते होंगे जो प्रॉपर्ली जो वाकई में इसके हकदार हो। लेकिन मेरे ख्याल से ट्रायल का जितना दौरानिया होता है उस दौरान में आपको जेल में तो रहना पड़ता ही है, ये तो हर जगह ही होता है। लेकिन फिर भी उम्र रसीदा और बीमार लोगों के लिए के बारे में सोचना आई थिंक एक बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में भी वैसे ये है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ इतना है कि अगर जेल में खुदा न ख्वास्ते किसी की डेथ हो जाती है तो उसके घर वाले आप पे मुकदमा कर सकते हैं। अच्छा, यस,
ये तो बहुत अच्छा कानून है यार। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता डेथ हो जाती है तो वो मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ कैदियों के लिए मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। और इवन हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि इवन 24 साल 21 साल बाद भी जो है वो लोग रिहा होते हैं। हाँ, रिहा होते हैं। इंसाफ भी बहुत सारे लोगों को उसके बाद मिल जाता है कि वो गलती पर था, उसको गलत जो है अंदर किया गया था। सो उन लोगों की क्या ही गलती होती है फिर। तो आई थिंक ये इस तरह के इकदाम बहुत अच्छी बात होती है, स्पेशली इंसाफ के मामले पर अगर हम बात करें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि स्विट्जरलैंड में चार्ली चैपलिन के हमशक्ल अफराद ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हुए। हम रिकॉर्ड ना बन सका लेकिन बड़ी मुनफरिद सी गैदरिंग बन गई। ऑफ कोर्स शामिल करते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। बैक व्यूवर्स, ख़वातीन और हज़रात, आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे ईरान और अमेरिका के मसले के ऊपर, जिन्होंने पूरी दुनिया को जो है वो तंग करके रखा हुआ है और इनकी वजह से पूरी दुनिया में जितने एनर्जी क्राइसिस हैं और जो सूरत हाल है वो आप और मैं बेयर कर रहे हैं। रोज़ ये ख़बर आती है कि अमरीकी सदर बड़े ऑप्टिमिस्टिक अंदाज से कभी अपने एक्स अकाउंट पे कभी कोई उनकी जानिब से बयान देता है कि बस मामला तय पा गए हैं, लेकिन फिर भी मामला तय नहीं पाए जाते। होने लगा है मामला शुरू ये हुआ कि इसराइल बेरूत पर हमला करता है, ईरान इसराइल को ख़बरदार करता है, इसराइल जब दोबारा हमला करता है, ईरान इसराइल पर हमला करता है, इसराइल जवाबी कार्रवाई करता है और फिर अपना हर्म्स पे हेलीकॉप्टर जाता है, वहाँ पर दोबारा से अमरीका की जानिब से हमला किया जाता है। फिर उसके बाद ईरान की तरफ से बहरीन, उर्दन और कुवैत में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया जाता है और उसके साथ साथ अपनाए हर्म्स को दोबारा से बंद कर दिया जाता है। अब सीन कुछ इस तरीके से है कि ईरानी आला हुकाम ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है और वे कहते हैं कि जो भी बहरी जहाज़ इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा उसको निशाना बनाया जाएगा। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के करीब तरीन सरहदी और हसास इलाकों में सायरन बजाए गए हैं, जिसके बाद शहरियों को बड़ी तादाद में जो है हिफाजती ज़ेर ज़मीन शेल्टर्स की जानिब मुंतकिल किया गया है। जबकि दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से जो है वो अमरीकी सदर ने यह दावा किया है कि ईरानी रहनुमाओं ने दरख्वास्त कर दी है बमबारी जल्द ही रोक दी जाएगी। अब आई डोंट नो व्हाट इज़ द रियल कंडीशन, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस और इस पर तबसरा और तजिया करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। हमारे साथ वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब, ये कंडीशन इस वक्त है क्या एक खामोश जंग थी, दोबारा से गर्म हो गई और उम्मीद तो थी कि मामला तय पा जाएंगे, लेकिन ये तो जंग के एक तो दिन भी बढ़ते जा रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ जो है वो जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, एनर्जी क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, उसका ज़्यादा जो है वो मसला है। और ये जंग अगर बंद है तब भी उसका मसला जो है वो बरकरार है जब तक इनके डायलॉग्स जो है वो तय नहीं पा जाते। सर, क्या रियल कंडीशन है इस वक्त? नजम नाजिश, आप दोनों को बहुत सलाम, आपकी टीम को सलाम, आपके देखने वालों को सलाम और सुबह बखैर। देखिए, दो चार चीजें नजम हमें समझने की जरूरत है। पहली चीज तो ये कि इस वक्त जो मौजूदा लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है ये इस वक्त टूट फूट का शिकार है, बिकॉज इसके इदारे, इसकी रिजीम्स, इसके लॉज इनफेक्टिव हो गए और इसी वजह से जो क्राइसिस है वो वॉर में कन्वर्ट हो रही है। ये मैनेज नहीं हो पा रही। होना तो ये चाहिए था ना कि क्राइसिस पैदा हो और एक डिप्लोमेसी चले यूनाइटेड नेशन की तरफ से और ये एक कॉन्फ्लिक्ट तक ही महदूद रहे, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट इसी रहेगा कि दोनों ममालिक के दरमियान में, बल्कि तीनों ममालिक के दरमियान में स्ट्रक्चरल एनिमिटी है। जब मैं स्ट्रक्चरल एनिमिटी की बात करता हूं तो इसका मतलब उनके जो बयानिए हैं, उनके जो फेथ है, उनके जो नजरिए हैं और उनके जो इदारे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हैं। और यही वजह है कि जहां पे क्लैश आ जाए वहां पे कॉन्फ्लिक्ट और वॉर होती है। फिर तो ये बयानिया तो चलेगा, ये आज का बयानिया नहीं है, 47 साल हो गए। और मैं अक्सर कहता हूं मीडिया के ऊपर कि ईरान के इनकलाब को फकत आप एक इस्लामी इनकलाब के तौर पे न देखें, वो एक रिवॉल्ट था अगेंस्ट द वेस्ट और ये कल्चरल रिवॉल्ट था, बिकॉज हमने जो आजादी हासिल की थी वो 3 स्टेजेस में हासिल की थी। पहली सियासी स्टेज थी जब
हमारे रहनुमाओं ने बरतानिया में ही तालीम हासिल करके उन्हीं नजरियात को इस्तेमाल करके उन्हीं के खिलाफ मुहिम चलाई और आजादी हासिल की। फिर माशी आजादी की कोशिशें की गई 1970 की दहाई में ग्रुप ऑफ 77 की तरफ से, और फिर सकाफती आजादी, और उस सकाफती आजादी की पहली शुरुआत जो है वो ईरानी इनकलाब था। वो एक स्ट्रक्चर के अंदर जो कायम करता था, जिसको हम स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म कहते हैं, जॉन गाल्टुंग ने इसके ऊपर थ्योरी भी दी हुई है, उसको ईरान के इनकलाब ने तोड़ा था, एक अलग वे ऑफ लाइफ दिया था। और उस वक्त से लेकर आप देखें 8 साल जंग ईरान के खिलाफ इराक से करवाई गई, हैवी सैंक्शंस लगाए गए, उनके लीडर्स को मारा गया, और उसके बाद फिर ये 12 दिनों की जंग जून 2025 में, और 40 दिनों की जंग अभी हमारे सामने 28 फरवरी को स्टार्ट हुई। हालांकि बातचीत मुकम्मल हो चुकी थी, मुआहदा तकरीबन हो चुका था, ईरानी अपनी इनरिच यूरेनियम देने लगा था अमेरिका को, लेकिन उसके बावजूद भी जंग, वजह के जब मसला क्या बन रही है इस्राइल? नहीं, स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, इजराइल भी उसी स्ट्रक्चर का हिस्सा है, बिकॉज 1960 की दहाई में अमेरिका ने उसे अपनी स्ट्रेटेजिक पोस्ट करार दी है। और याद रखें कि ये जो ज्यू ज़ायनिज्म है, इसकी शुरुआत क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट ने की है, और ये बरतानिया से इसका आगाज हुआ था, जिस वक्त वो ज़ायनिस्ट तहरीक वजूद में आई थी 1898 में। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर जो है ना मुख्तलिफ बातें पाई जाती हैं। अगर हम लोग अमेरिकन स्ट्रीट्स पर घूमते हुए ज़ायनिस्ट से इंटरव्यूज़ करें और उनसे बात करें, तो वो लोग बोलते हैं कि जिस तरीके से इस्लाम को बदनाम किया जाता है, इस तरीके से हमारे मज़हब को भी बदनाम किया जाता है। ये एक्चुअली इजराइल की जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, उनका ज़ायनिज़म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी कॉन्ट्रडिक्शंस जो है वो पाई जाती हैं ऐसे। नहीं, देखिए, हम इधर मजहब को नहीं बदनाम कर रहे, जो यहूदी हैं उनको बदनाम नहीं कर रहे, हम ज़ायनिस्ट को कर रहे हैं। ज़ायनिस्ट एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। खुद जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं वो ज़ायनिस्ट यहूदियों से इख्तलाफ रखते हैं। ज़ायनिस्ट यहूदी ये कहते हैं कि हमें अपनी कोशिशों से मसीहा के लिए तैयारी करनी चाहिए। अच्छा। जबकि जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं वो ये ईमान रखते हैं कि वो जो मसीहा आएगा वो खुद आएगा और एरिट्स इजराइल उनको लेके देगा, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से जो इस वक्त एक्सप्लेनेशन आती है क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट की तरफ से, जब वो बाइबल का हवाला देते हैं, जेनेसिस 40 का, जकरिया 42 का, जेनेसिस 15.18 का, तो उससे आप देखें जो आम क्रिश्चियन है वो उससे इख्तलाफ करता है। इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई है टकर कार्लसन की, लिंडसी ग्राम के साथ, टेड क्रूज के साथ, जो 2 सेनेटर्स हैं और नियो कंजर्वेटिव हैं और इजरायली लॉबी का हिस्सा हैं। तो ये मजहब का मामला नहीं है, ये एक सियासी एजेंडा है कि चीजों को अपने कंट्रोल में कैसे रखा जाए। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस हो चुकी है कि इसके पीछे भी एक पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है इल्यूमिनाटीज की शक्ल में, और जिस तरह से फ्री मैसन काम कर रही होती है और वो चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस उनके हाथ में। तो क्योस उनको सूट कर रहा है। क्योस इसलिए सूट कर रहा है कि एक नई पावर्स वजूद में आ रही हैं और वो इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से वजूद में आ रही है। हालांकि आपको मैं बताता चलूं कि ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है, इसने बहुत दुनिया के अंदर कमाल किया है। मिसाल के तौर पे इसने वो जो फ्यूजन ऑफ सिविलाइजेशंस का कॉन्सेप्ट है ना, कि बहुत सारी सिविलाइजेशंस ने वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को एक्सेप्ट किया। हम ये टी शर्ट पहन के मैं बैठा हुआ हूँ, हम यहाँ पे हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, अंग्रेजी हम बोलते हैं, उनका नैरेटिव हम लेते हैं, टेक्स्ट बुक्स लेते हैं, एजुकेशन हमारे बच्चे जाके वहां पे हासिल करते हैं। दिस इज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब ये जो वॉर्स हैं, इस वेरी प्रोसेस को ये रिवर्स कर रही हैं। अब वो जो फ्यूजन ऑफ सिविलाइजेशन है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ न चला जाए, ये मेरा खौफ है। सर, आपको इस वक्त सिचुएशन जो हमें समझ नहीं आ रही वो यही कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि जो सीज़ फायर था और जिसके बाद हमें खामोशी देखने में आ रही थी। इवन हमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से एक्स पे बहुत सारे ऐसे पैगामात हमें देखने में मिले हैं कि वो कह रहे थे कि हम आज मुज़ाकरात कर रहे हैं, मैं शाम को कर रहा हूँ, हम कल कर रहे हैं, हमारी टेलीफोन पर बात हुई है। ये सब कुछ होने के बावजूद एकदम से भड़क उठना और इसराइल का ईरान पे, ईरान का इसराइल पे हमला करना और फिर बीच में अमेरिका का कूद जाना, समझ नहीं आई कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन बिटवीन दीज। देखें नाजिश, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्राइसिस का शिकार है। वो क्राइसिस का शिकार 3 वजूहात की बुनियाद पे है। पहली वजह तो उनकी पर्सनल इंस्टिंक्ट है। उन्होंने किया ये है कि जितने फिल्टर्स हैं ना फॉरेन पॉलिसी के,
जो एडवाइजर्स की सूरत में होते हैं, इदारों की फीडबैक और इंटेलिजेंस एजेंसीज की फीडबैक पे होता है, उन्होंने साइड पे रख दिया है। वो समझते हैं कि जिस तरह वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशंस को भी गवर्न कर सकते हैं, और यहाँ पे ये क्राइसिस सिचुएशन जन्म ले रही है। उसका रिजल्ट ये है कि कभी वो 55 टाइम कहते हैं कि हमने ईरान को शिकस्त दे दी है, वो 35 टाइम ये कहते हैं कि हमने ईरान की नेवी को, आर्मी को जमीन बोस कर दिया, एयरफोर्स को जमीन बोस कर दिया है। उसके बाद वो 38 दफा ये फरमाते हैं कि बस डील होने को लगी है, सारी चीजें तय हो चुकी हैं, और फिर वो 25 दफा कहते हैं कि जनाब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल चुका है। इनमें कोई भी रियलिटी नहीं है। यही वजह है कि जितने सर्वेज आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप पे अब लोग अमेरिकन का एतबार उठ गया है। दुनिया का तो ठीक गया है, लेकिन उनके अपने लोगों का उठ गया है। दूसरी वजह जो है वो नियोकॉन्स का बिलीफ है। वो ये समझते हैं कि अमेरिका है दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है, तो अगर रोमन एम्पायर दुनिया पे रूल कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और हम बेनोवेलेंट हम एम्पायर हैं, जहां जाएंगे लोग हमारे हाथ खोल के हमें वेलकम करेंगे, जो कि ईरान के केस में उन्हें नजर नहीं आ रहा और क्राइसिस जन्म ले रहा है। और तीसरी वजह जो है नेतन्याहू है, और नेतन्याहू की लॉबी है। इस वक्त भी 228 सेक्शन जो है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो मिलिट्री कोऑपरेशन है इजराइल के साथ अमेरिका का, वो जरा बढ़े, जबकि लोगों की ओपिनियन उसके खिलाफ है। यानी जितने सर्वेज हैं वो कहते हैं ये जंग हमारी नहीं है, ये इजराइल की जंग है और इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। तो जो नेतन्याहू है वो इस पीस डील को होने नहीं देगा, और जो पाकिस्तान ने इतनी एफर्ट्स डाली है, मेरे ख्याल में कोई मुल्क इतनी एफर्ट नहीं डाल सकता था जितनी हमने एफर्ट डाली है। सर ये जो यूनाइटेड नेशन का किरदार है डॉक्टर साहब, ये जो यूनाइटेड नेशन का किरदार है, ये पाकिस्तान ने किया कुछ ना कुछ, और अदरवाइज अक़वाम मुत्तहिदा को तो सिर्फ एक एनजीओ की हैसियत ही रहेगी हर मुल्क में। वो जो एनजीओ से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो अच्छे काम है, लेकिन उसके अलावा अब हम देखें तो कोई उनकी वर्ल्ड ऑर्डर में कोई हैसियत रही नहीं है अब। जी आपने बचा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इदारा है ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का है। जब आपका ICJ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस है, उसके अलावा WTO है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, अगर ये इदारे काम नहीं कर रहे हो, रिजीम और इंटरनेशनल लॉ को आप बसे पुश डालते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद फरमाया कि मैं जो कहूंगा वो लॉ है, न कि इंटरनेशनल लॉ को मैं पूछता हूँ, तो उस सूरत में तो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को आपने क्रिपल कर दिया ना। यानी जो ऑर्डर आपने खुद बनाया उसको आप अपने हाथों से उसका गला घोट रहे हैं, और इसी वजह से नेतन्याहू जैसे लोगों को जो है वो एक स्पेस मिल रही है। इसमें एक जो गलती है न्यू कंजर्वेटिव्स की, वो मैं आपको बताता चलूं, वो ये कि ये 2001 से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है प्रिमिटिव स्ट्राइक का। कॉन्सेप्ट ये है कि जहां से थ्रेट पैदा हो उस थ्रेट के ऊपर हमला कर दें। अब इसने प्रेसिडेंट कायम किया है। नरेंद्र मोदी जैसा पागल आदमी जो है उसने ये जुसारत की मई 2025 में कि पाकिस्तान पे हमला करे, इस बहाने से कि वहां से हमें खतरा है। यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया कि चूंकि यूरोप नेटो की एक्सपेंशन हो रही है, हमें खतरा है, हम पहले ही हमला कर देते हैं। इसी तरीके से जो नेतन्याहू है उसने पागलपनी का मुजाहरा करते हुए आपने देखा कि वो हिजबुल्लाह और हमास, फलस्तीन और लेबनान के पीछे हाथ धो के पड़ा है, हमें यहाँ से खतरा है, और फिर अब ईरान पे हमला किया। तो ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को इस वक्त डिस्टेबलाइज करने में इनका हाथ है पूरा। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने खुद भी इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि लेबनान भी इवन नहीं बच सका, इवन अगर हम बात करें तो कोई भी सुकून से बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि उनको बस यही खतरा लाहक होगा कि इजराइल किसी भी टाइम दिमाग ख़राब हो सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। पहले हमें ये देखने में आया था कि शायद अमेरिका उनका बरमला साथ दे रहा था, लेकिन बीच में हमने ये देखा कि वो थोड़ा सा ये हमें डिस्ट्रैक्ट नज़र आए, कॉन्फ्लिक्ट बीच में नज़र आया था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि अब पीसफुली मुज़ाकरात हो, लेकिन फिर इजराइल ने वही किया। तो क्या हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को दोबारा जो है उनकी सपोर्ट हासिल हो गई है इजराइल की, इसलिए वो ये दोबारा उन्होंने इस चीज़ का इनिशिएट कर दिया? और दूसरी चीज़ ये कि अगर यही चलता रहा तो पाकिस्तान जो इस वक्त डिप्लोमेसी में तो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अगर इजराइल खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान पे किसी न दूसरी कंट्री की तरफ से हमला कर देता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये जो मई 2025 में हमला हुआ था ना नाजिश, वो इजरायली की तरफ से था, इंडिया के थ्रू से था जी। और अभी भी उनके हमले जो हैं अफगानिस्तान से, जो आपके टेररिज्म है जी, मेरा इशारा भी उसी तरफ अफगानिस्तान में जी, दोनों तरफ मिल, दोनों पार्टीज जो है, फाइनेंशियल हेल्प करता है इंडिया, टेक्नोलॉजिकल हेल्प देता है इजराइल, और वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यही मामला कर रहे हैं।
और ये उसकी कंटिन्यूएशन है जो ईरान पे हमला हुआ है। ये इजराइल की वही कंटिन्यूएशन है, आप देखें ना। और इजराइल की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बड़ी खतरनाक है। ये वॉर मॉन्गरिंग कंट्री है, ये सुकून में नहीं बैठेगा। बिल्कुल। ये आप कह रहे हैं कि अगर ईरान न्यूट्रलाइज होता है तो नेक्स्ट खतरा हमें आ रहा है तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान से। और कौन कह रहा है? नेतन्याहू फकत नहीं कह रहा, नफ्ताली बेनेट जो अपोजिशन लीडर है वो कह रहा है, और उनके जो रिलीजियस रहनुमा हैं वो भी ये कह रहे हैं। इसका मतलब एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये खतरा है और लिहाजा वो हालत जंग में रहेंगे। अब वो करते क्यों है इस तरह? वो दो मकासद की वजह से। एक तो वो ये समझते हैं कि इस नैरेटिव से, जैसे नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का इस्तेमाल करके, हिंदुत्व का मतलब है एंटायर पाकिस्तान, जो नैरेटिव वो लेके चलते हैं और अखंड भारत की बात करते हैं। इसी तरह से इजराइल ये समझता है कि अगर ये नैरेटिव फैलाएंगे तो इंटरनली इंटैक्ट रहेंगे और एक्सटर्नल वर्ल्ड में यानी रीजन के अंदर अपनी पावर को हम शो करते रहेंगे और डेमोन्स्ट्रेट करते रहेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, अमेरिका को भी ये पता होना चाहिए, 650 साल रोमन एम्पायर जहां गई उसने फतह किया, 650 साल बार बार ईरान पे हमला किया, नाकाम रहे। और नाकाम इसलिए रहे कि जो रोमन एम्पायर जहां जाता था पूरी कौमें उससे मुतासिर होती थी, उनके सिस्टम से, उनके लॉ से, उनकी टेक्नोलॉजी से, उनकी इंफॉर्मेशन से। लेकिन चूंकि खुद ईरान एक हेमेनाइट एम्पायर थी, उसके पास ये सारी चीजें थी, तो वो रोमन से कभी भी इम्प्रेस नहीं हुए। और इसी वजह से जब रोमन हमला करते थे तो ये जमीनों के नीचे चले जाते थे और ऐसी इकोनॉमिक कॉस्ट देते थे कि आखिर रोमन एम्पायर के सेनेटर्स में झगड़ा होता था, कत्ल गारत होती थी और रिजीम चेंज हो जाती थी। एग्जैक्टली मुझे इस वक्त अमेरिका और इजराइल के केस में यही नजर आ रहा है, दोनों को सीरियस इकोनॉमिक और रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी की कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ रही है। एग्जैक्टली और वो उनकी वजह से पूरी दुनिया को डॉक्टर साहब बर्दाश्त करनी पड़ रही है। वेल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और उसके साथ साथ बात करेंगे हम लोग एक ऐसे मसले की जो कि हर किसी के अंदर जो है वो आम होता जा रहा है, वो है एक अदम बर्दाश्त। और हमारे माशरे से अदम बर्दाश्त के ख़ात्मे की वजह से बहुत सारी बुराइयाँ जो है वो आगे बढ़ रही हैं। आई थिंक ये जंगी हालात भी इन्हीं की वजह से होते हैं, क्योंकि हम अदम बर्दाश्त होते जा रहे हैं। छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, कहीं मत जाए, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले नजम बता रहे थे कि आजकल अदम बर्दाश्त हमें हर जगह नज़र आता है, जिसकी वजह से जारहाना रवैये देखने में आते हैं। आखिर इनकी वजूहात क्या है? अभी स्पेशली पिछले वीक हमने इंसिडेंट देखा था, इसी वीक ही तेज़ाब का इंसिडेंट देखा था। ऐसे और बहुत सारे केसेस हमें नज़र आते हैं जिसमें इनफैक्ट बहुत सारे तो रिपोर्ट भी नहीं होते, ना ही मीडिया पर उस तरह से हाईलाइट हो पाते हैं, लेकिन वो होते हैं। और ये एक जहनीत, एक सोच की अक्कासी करता है। आखिर वो उसकी वजूहात क्या होती है और इस तरह की जहनीत किन वजहों से जो है जन्म लेती है, इन चीज़ों पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसमें सिर्फ ये रवैये नहीं शामिल होते, इनफैक्ट हम फैमिली में बैठे हुए भी बहुत सारी चीज़ों को कुछ तो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल इन्वायरमेंट रखने के लिए इग्नोर कर जाते हैं। कुछ ये होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि आपने बर्दाश्त करना है, और उस बर्दाश्त के चक्कर में हम बहुत ही ज़्यादा कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन कभी कभार, जैसे कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जब हमारी बस हो जाती है और ये ग्लास भर जाता है, हमें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं रह पाती, तो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें वो इतनी पिंच करने लगती है कि हम जो है आपे से बाहर हो जाते हैं। आखिर ये सारी चीज़ें क्यों जो है वो इतनी आम होती जा रही है, क्यों इतनी नॉर्मलाइज होती जा रही है? इसी पर बात करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आजकल हम जो तलाक़ों की स्पेशली अगर बात करें, रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसकी क्या वजूहात हो सकती है? स्पेशली फिर वो बच्चों की भी नहीं देख पाते हैं, और कि बच्चे जो है, स्पेशली पहले जब हम देखते थे ना, एक दौर होता था कि बच्चे अगर पैदा हो गए उसके बाद वालिदैन को बर्दाश्त करके ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी, या फिर किसी न किसी वजह से कि उनके अच्छे फ्यूचर की खातिर वो बर्दाश्त कर लेते थे। आजकल वो बर्दाश्त तो कहीं दूर ही रह गया है, लेकिन अपने आप पे भी लोग कुछ तो बिल्कुल ही बात बर्दाश्त नहीं करते और फिर कुछ इतना सब्र कर जाते हैं कि जितना उन्हें करना नहीं चाहिए। सो इन सब चीज़ों पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया, और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही तजर्बाकार खातून मौजूद हैं।
वो जहनी सेहत, जहनी तवाज़ुन और नफ्सियाती बहबूद पर बात भी करती हैं, काम भी करती हैं। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बच्चों की जहनी सेहत के हवाले से उनका क्या कहना है, वालिदैन को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा तारिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग आयशा। जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया, पहले ये था कि अदम बर्दाश्त का जो अंसर था पहले ज़माने में वो हमें बहुत ज़्यादा देखने में मिलता था। आजकल अगर हम बात करें तो हम बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ा रिएक्शन दे देते हैं। स्पेशली अगर इसी वीक के एसिड अटैक की हम बात करें, ये जो जहनीत इतनी आम होती जा रही है, इसके पीछे की वजूहात या जहनीत बनती कैसे है? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि कोई एक वजह नहीं है जो इन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीम ओपिनियंस को लीड करती है। काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कंबाइन करके जो ये चीज़ बनाते हैं। हर इंसान के लिए साइकोलॉजिकली 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1 आवर सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, ये सोच के मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। नंबर 2 आवर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये एहसास कि मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूँ, मैं एक सोसाइटी में बिलोंग करता हूँ। एंड नंबर 3 अगर कुछ भी गलत हो तो कसूरवार किसको ठहराना है, ये चीज़। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, चाहे फाइनेंशियल चाहे सोसाइटी के लिहाज से स्ट्रेसर्स इंक्रीज़ होते हैं, तो हम अपने इन ग्रुप के साथ, जिस ग्रुप के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं सोसाइटी में, उसके साथ ज़्यादा क्लोज हो जाते होते हैं और हर पॉइंट ऑफ व्यू और हर बंदा हम लोगों को दुश्मन लगने लग जाता है, जिसकी वजह से जो है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज़ बनते हैं और एग्रेशन भी इंक्रीज़ होता है। वेल, यहाँ पर जहन में मेरे ये सवाल आता है, कई दफ़ा आपके अपने अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन को लीड करने के लिए जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, अगेन वहीं पर आके बात रुकती है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो जिसके अंदर बर्दाश्त कम होती जा रही है, उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जल्दी ट्रिगर हो जाता है, तो उसको अपने ट्रिगर पॉइंट्स पे काम करने की ज़रूरत है। सो वो जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये प्रॉब्लम जो है ना वो बड़ी फील होती है। पर्सनली मुझे भी, कि अक्सर मुझे फ्रस्ट्रेशन किसी एक चीज़ पर होती है, उसकी वजह से कोई और चीज़ आ जाती है, उसकी वजह से कोई और चीज़ आ जाती है, और फिर कहीं पर जाके जो है ना इंसान का हो जाता है, बस हो जाती है। तो लेकिन उसकी जो रूट कॉज बनती है वो ट्रिगर पॉइंट से बनते हैं। प्लीज़ उस हवाले से बताइए। सो पहली चीज़ जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि कोई भी इमोशन यहाँ से यहाँ पे जो है यूं करके नहीं जाता होता। हर इमोशन जो है आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्ड करता है टू द पॉइंट के कोई छोटी से छोटी चीज़ होगी एंड यू वुड लूज कंट्रोल के क्या होगा। इफ़ यू हैड एक्सपीरियंस बॉटल नेक वाला, तो आपको पता है कि ये चीज़ वहीं पर जा रही है, तो ये होता है, ये तो बात पता है, लेकिन इसमें अवेयरनेस की, माइंडफुलनेस की बहुत ज़रूरत है। ये देखने के लिए मेकिंग श्योर कि आप वो पहले जहाँ से स्ट्रेस शुरू हो रहा है उस एरिया को आप पकड़ें, ना कि बर्दाश्त करते जाएं, अच्छा कुछ नहीं होता इसको छोड़ो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप उठे हैं, आपके सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई, अच्छा नहीं मैंने काम पे जाना है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए, उठे, नाश्ता सामने आया, नाश्ता आपको पसंद नहीं आ रहा, मूड ख़राब हो जाता है इंसान का, चाय का कप अच्छा नहीं मिला, लेकिन हम कहते हैं अच्छा नहीं ये कोई बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी बर्दाश्त की हद को ख़त्म कर रही होती हैं, जो डिप्लीट कर रही होती हैं। और क्या पता आपका जो है ना वो जाके बर्स्ट आउट आप हो रात को सोते वक्त, ठीक है, या उससे पहले जाके, और उसकी वजह से आपकी फिर जो है ना वो रात की नींद खराब। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो अच्छा, ये तो हमने मसाइल जानने की कोशिश की कि जाहिर है आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही होती हैं। अब जाहिर है फिर भी सोसाइटी में रहना तो है ही। अब ये तो नहीं है ना कि मैं बिल्कुल अलग थलग हो जाऊं तो मुझे किसी से कोई मसला ही नहीं होगा। दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? काश, दैट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो अगर दुनिया में रहना ही है, लोगों के साथ रहना है, फैमिली को टाइम देना है, जाहिर है काम पे भी जाना है, वहाँ पे भी बहुत सारे मसाइल हैं, बट फिर भी आपने बर्दाश्त दिखानी है। बट यहाँ एक बात आ जाती है कि बर्दाश्त भी उतनी करनी चाहिए जितनी इंसान खुद भी बर्दाश्त कर सके। ये ना हो आपसे अपने बारे में भी सवाल होना है कि आप इतना क्यों बर्दाश्त करते रहे थे, अल्लाह ने ये भी पूछना है। सो व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू नॉट, ये कौन कहाँ कैसे हम वो करेंगे? इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि हमारा फोकस जो है हमारी अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी वेलबींग पे होना चाहिए, और हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए वहाँ पे। हमारी ब्रेन की एक बहुत लिमिटेड सी कैपेसिटी होती है। इमेजिन करें कि दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन। इसने हमारी बॉडी का ख्याल इस कैपेसिटी में करना है, हमारी सोच, थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग सारी इसी चीज़ में करनी है। जैसे जैसे हमारे स्ट्रेसर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बाकी चीज़ों के लिए जगह कम रह जाती है दिमाग के पास। स्पेशली आपकी टॉलरेंस लिमिट जो होती है, बर्दाश्त की जो हद होती है, वो कम होती जाती है। इस कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने का जो
इंक्रीज़ करने का जो तरीका है वो है अपने ऊपर फोकस करना, एंड दैट इज़ बीइंग मोर माइंडफुल। लोगों से अलग होना कुछ लोगों को सूट करता होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन काफ़ी बार फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारना, ये चीज़ें भी ऐसी हैं जो हम लोगों को बेहतर महसूस करवाती हैं। अदर देन दैट, नींद का पूरा होना, एक्सरसाइज करना, अपनी रूटीन का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं हमारी जो डिस्ट्रेस टॉलरेंस होती है उसको अच्छा रखने के लिए, उसको वाइड रखने के लिए, ताकि इंसान प्रोडक्टिव रहे तो उसके ख्यालात भी उसी तरह इफेक्ट हो। बचपन जो होता है उसके बहुत सारे ऐसे आपके साथ इंसिडेंट्स होते हैं, ट्रॉमास होते हैं जो आपको हिट करते हैं और उनकी वजह से आपका जो है ना वो आप बर्स्ट आउट कर जाते हैं, आपके अंदर बर्दाश्त नहीं होती है, बेसिकली उनका एक रह जाता होता है। हाँ, तो उनको एड्रेस कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो एक पास्ट इंसिडेंट्स थे और उनको आप जाके ठीक तो कर नहीं सकते हैं। तो अपनी सेल्फ पे जो आप काम करने का बोल रही हैं वो एक्चुअली काम करना क्या है, किस तरीके से करना है? यू नीड टू गो टू द साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, यू नीड टू गो टू योर फ्रेंड एंड टॉक अबाउट दीज इश्यूज। आपने उनके ऊपर कैसे काम करना है? व्हाट आर द एक्सरसाइजेस? सो इनको हम ट्रॉमास कहते होते हैं। हमारे जो बचपन में एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, जैसे निगलेक्ट हो गई, वायलेंस हो गया, डोमेस्टिक अब्यूज़ हो गया, ये सब चीज़ें हमें बहुत इम्पैक्ट करती होती हैं। ख़ानदान में से किसी ने आपको बचपन में थप्पड़ मार दिया था, आपको उसका ग्रज आज भी फील होता है और आप उसकी वजह से उसके बच्चों के साथ भी और उसकी पूरी फैमिली से जो है वो एक जो है ना वो बैक ऑफ है और वो आपको बहुत ज़्यादा आप फील करते हैं उस चीज़ को। सो लेकिन आप भी चाहते हैं कि वी नीड टू एड्रेस दिस इश्यूज, भी करना हुआ है, गेट ओवर इट भी होना है, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ देन अगेन। तो उसके लिए क्या? सो थेरेपी की बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि ट्रॉमा को एड्रेस करती हैं। तो आई स्पेशलाइज इन ट्रॉमा थेरेपी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ हेल्प करती हैं। इसमें EMDR आ जाता है, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग थेरेपी, जो बहुत इंटेंस काम होता है, जिसमें हम लोग पास्ट ट्रॉमास को रीलिव करवाते हैं ताकि दिमाग उसको प्रोसेस कर ले। रीलिव तो थेरेपी में लगता है कि इंसान उस वक्त उसी मोमेंट में मौजूद है जो उसके साथ इतने साल पहले हुआ था। उसके अलावा ट्रॉमा फोकस CBT है, नैरेटिव एक्सपोजर थेरेपी है। ट्रॉमा थेरेपी जितनी भी किस्म की है ये सब बहुत इंटेंस होते हैं, क्योंकि और इससे इनिशियली तबीयत इंसान की बहुत ख़राब होती है, क्योंकि अगर हम आपको रीलिव करवा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको आज तक इतनी तकलीफ़ पहुँचाती हैं, उनको रीलिव करना आसान नहीं होता। लेकिन द पॉइंट ऑफ ट्रॉमा थेरेपी इज़ कि उन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए और उससे आपको निकाला जाए ताकि वो आप इंसिडेंट्स आपको तंग करना बंद करें। ये जो इंसिडेंट्स होते हैं हमारे दिमाग के एक हिस्सा है एमिगडाला, फियर नेटवर्क जो होता है, ये इंसिडेंट्स वहाँ पे ट्रैप्ड हो जाते हैं। थेरेपी का पॉइंट है कि उनको एमिगडाला से निकाल के हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में लाना, जो हमारा प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है। व्हेन वी डू दैट तो इन इवेंट्स से निकलना, ट्रॉमा से रिकवर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, अगर स्पेशली हम बात करें, अब ये जो इंसिडेंट इसी वीक रोनुमा हुआ था, ठीक है, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग, बट इसी से लिंक बहुत सारे ऐसे और भी इंसिडेंट्स होते हैं। ये जो जहनियत है, ज़ाहिर है ये एक एक्सट्रीम किस्म की हो जाती है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो शायद नॉर्मल बिहेवियर चेंजेस की बात कर रहे हैं या फिर नॉर्मल जो ट्रॉमास हमें होते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ के हर इंसान ही आजकल उससे दो चार है, राइट। लेकिन जब हम एक्सट्रीम की बात करते हैं तो उसमें इस तरह के इंसिडेंट आ जाते हैं। ये जहनियत के बाद आपको क्या लगता है कि उनको कुछ ट्रॉमास रिलीव करा के उनकी बेहतरी पॉसिबल है या फिर उनका इलाज कैसे मुमकिन है? तो ट्रॉमा थेरेपी सिर्फ एक वाहिद हल नहीं है। जो हम लोग कहते होते हैं पेशेंट्स को, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू ओपन दैट कैन ऑफ वर्म्स अगर आप नहीं चाहते उसके ऊपर काम करना। लेकिन काफ़ी थेरेपीज़ ऐसी भी हैं जो आपको हेल्प करती हैं प्रेजेंट में इमोशंस कंट्रोल करने में। इसमें DBT आ जाता है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, जो सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशन रेगुलेशन पे काम करता है, इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है उस पर काम करता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT आ जाता है कि डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में अपना नज़रिया कैसे बदलना है, पॉजिटिव कैसे करना है। एक्ट थेरेपी आ जाता है, विच इज़ एक्सेप्टेंस के नेगेटिव चीज़ें होनी है, लेकिन हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ के थ्रू ही काम करना है उसमें। तो डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम। अच्छा, आई एम प्रीटी श्योर कि डेफिनेटली जो रूट कॉजेज बनते हैं किसी भी चीज़ के, जिस तरीके से थेरेपीज़ मुख्तलिफ हैं वैसे ही रूट कॉजेज भी मुख्तलिफ हैं। हमने बात की ट्रॉमा के हवाले से, उसके लिए यू नीड टू गो फॉर थेरेपी और वहाँ पर जाके आप डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू रीलीव दैट मूवमेंट और वहाँ से आप उसको ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट आई हैव सीन अ सीरीज़, टर्किश सीरीज़ थी, वो इसी से रिलेटेड कुछ थी। फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू अ पर्सनालिटी या सोहबत का असर जो होता है, उसकी वजह से आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट एक चीज़ जो अदम बर्दाश्त की वजह बनती है वो होती है ईगो सेटिस्फेक्शन, कि आपके अंदर
अगर आपकी ईगो हर्ट हो गई है ना तो आप उसका बदला लेना चाहते हैं, ठीक है, और वो बदले के लिए भी ये तेज़ाब करती, जैसे केसेस भी हो जाते हैं, मारपीट के केसेस भी होते हैं, या अगर आप कोई आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, बहुत मुख्तलिफ तरीके उसके हो सकते हैं। ये जो ईगो सेटिस्फेक्शन का एक अंसर दिल में पनपता है, ये किस कमज़ोरी की वजह से आता है और फिर इसको हल कैसे किया जाए? तो एंगर जो है वो प्राइमरी इमोशन नहीं है, इंसान को लगता है, लेकिन एंगर जो है वो हमेशा सेकेंडरी इमोशन होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। इट्स नॉट अ रिएक्शन, इट्स अ फीलिंग। एंगर इज़ अ फीलिंग, ठीक है, लेकिन एंगर को फील करना बहुत आसान होता है बजाय इसके उसके पीछे क्या इमोशन है उसको फील करना। उसके पीछे हर्ट का इमोशन हो सकता है, जैसे आपने कहा, शेम का हो सकता है, शर्मिंदगी का हो सकता है, या डर का, खौफ का हो सकता होता है। सो सबसे पहला जो स्टेप है वो आइडेंटिफाई करना कि आपको गुस्सा आ क्यों रहा है, कौन सा इमोशन है जो आपका गुस्सा छुपा रहा है, चाहे वो हर्ट का है, शर्मिंदगी का है, खौफ का है, डर का है। जब आपने ये रिकग्नाइज कर लिया है तो फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना और अपने रिएक्शन को डिले करना। जैसे अगर आपने शाउट करना है या फिर मारना है या फिर कुछ भी करना है, उस रिएक्शन को आपने डिले करना है, और इसमें से जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो होता है कि उस जगह से किसी और जगह पे चला जाए, आप अपने आप को ब्रेक दे दें और लेट योरसेल्फ कूल डाउन। जब आप काम डाउन हो जाएंगे तो आपका जो लॉजिकल थिंकिंग पार्ट है वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि गुस्सा बंद कर देता होता है। एंड व्हेन दैट स्टार्ट्स तो थिंक फ्रॉम दैट साइड रादर देन सिर्फ और सिर्फ उस रिएक्शन, वो जो एंगर है उसके ऊपर आप काम करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों में बेइज्जत तनकीद करने की आदत बहुत पाई जाती है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग उसको समझते हैं कि शायद दे आर जोकिंग, सो वी शुड टेक दैट एज अ जोक, बट बहुत सारे लोगों को अगर आप रिबर्टल में जोक बैक कर दो तो उनको बहुत तब चढ़ जाती है, राइट। सो अगर उनमें ये कैपेसिटी है कि वो खुद जोक कर रहे हैं और उसको तनकीद के अंदाज में कर रहे हैं, तो फिर वही वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? व्हाट इज़ दैट साइकोलॉजी? क्योंकि हमें ये एक्सेप्ट करना बहुत बुरा लगता है कि हम में कुछ खामी है, हमें कुछ बुराई है। नन ऑफ अस लाइक टू एडमिट दैट कि हम लोग भी कुछ गलत कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो करते हैं वो ठीक करते हैं। और आजकल के जो बच्चे हमें जहनी दबाव का शिकार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी जहनी बीमारियों का दुचार है, इवन एंजाइटी भी आ जाता है, उसमें डिप्रेशन भी आ जाता है। सो ज़ाहिर है एक तो हमारा उसमें बेसिक जो है वो लाइफस्टाइल हमारा है, लेकिन दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ें आजकल आम हो गई हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे हसास बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले अगर हमारे ज़माने की मैं अपनी बात करूं तो शायद हम बहुत सारी चीज़ें देखते हुए भी कह देते थे दिस इज़ नॉर्मल लाइफस्टाइल, राइट। लेकिन आजकल वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही एक हसास तबीयत पाने लगे हैं, और उसकी वजह से भी उनके बिहेवियर चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो सोसाइटी एक दूसरी डायमेंशन की तरफ जा रही है। सो व्हाट डू यू हैव टू से कि आजकल कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अब बच्चों की सेहत पर ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं? मैं इसको बच्चों का हसास होना नहीं कहूँगी, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो अवेयरनेस की है। अब अवेयरनेस आ गई है कि ये जो चीज़ें हो रही थी माशरे में ये ठीक नहीं थी, और उसके ऊपर बोलना कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, उसको हसास का नाम देकर उसको बहुत डीवैल्यू कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ज़माने में मारपीट बहुत कॉमन होती थी, घर में चीखना चलाना बहुत कॉमन होता था, और अगर बच्चा उससे इफ़ेक्ट हो रहा है, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हसास हो गया है या फिर उसमें कोई कमी है या सेंसिटिव ज़्यादा हो गया है। इट जस्ट मीन्स कि उसको उसका इम्पैक्ट हो रहा है उसका। और आज के ज़माने में ये अवेयरनेस है कि ये जो चीज़ें हो रही थी ये ठीक नहीं हो रही थी, और उस पर उन्होंने बोलना शुरू किया है, जिसकी वजह से लगता है कि बच्चे ज़्यादा हसास हो रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड वो बाउंड्री ज़्यादा बेहतर तरीके से सेट कर सकते हैं, वो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, and they're speaking up for it. और जो लोग नहीं बोल रहे आज के दौर में भी, वो अपनी मेंटल हेल्थ को किस हद तक इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और आज से 2-3 साल 5 साल बाद जाके उनकी क्या कंडीशन होगी, उनको आज ये समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कोई बेटी अपने घर में और उसको अपने हस्बैंड या अपने ससुरालियों की तरफ से कोई प्रेशर फील हो रहे हैं, कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको जॉब की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ज़्यादा बोझ है और वो अपने घर में बहुत एक घुटन सी फील कर रहा है, वो अपनी ज़िम्मेदारियों की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने माँ बाप की खातिर उसको कंटिन्यू रखता है, तो आज से 2-4 साल बाद उसकी क्या कैफियत होगी? इसको कहते हैं एक्सप्रेसिव सप्रेशन, कि आप जो भी बोलना चाहते हैं वो आप बोल नहीं पा रहे और उसको आप अंदर बंद करके रखते हैं। और उसमें वही बात है, एक प्रेशर कुकर वाली चीज़ हो जाती है, जितना आप उसको दबा के रखते हैं कुछ अर्से बाद वो उतना ही फट के बाहर आता होता है। क्या वो चीज़ वहीं पर रहती है अगर उसको एड्रेस कर दिया जाए,
उसके बर्स्ट आउट होने से पहले, उसको तो वो ख़त्म हो जाता है, उसको प्रोसेस कर दिया जाता है फिर। हाँ, उसको प्रोसेस अगर कर लिया जाए तो वो आपको इम्पैक्ट करना बंद कर देती है। हाँ। लेकिन जब आप बात नहीं करते तो वो आपके दिमाग में स्टक रहती है, वो अटकी रहती है। तो उन चीज़ों को जो आपके साथ हो रही हैं गलत, उनको अल्फाज देना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा यही पॉइंट है कि अगर आप अल्फाज नहीं देते, नहीं किसी के साथ डिस्कस करते, लेकिन समहाउ आपको खुद जो है, देन तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, ये आपकी इंटेलिजेंस है कि अगर आपको ये चीज़ नज़र आने लग गई है कि ओवर द टाइम बिहेवियर्स चेंज हो रहे हैं और आपको बेहतर फील होने लग गए हैं, सो वो जो अनहील्ड प्रोसेस है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, या थोड़ा सा लाइफ में जो है ना वो चिल मोड में भी चीज़ों को पास आउट करना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है? डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी हाँ। है। ये अनहील्ड जो चीज़ें होती हैं ये दिमाग में रहती हैं, ये दिमाग में रहती हैं, लेकिन अगर तो एक ही इंसिडेंट है इस तरह का तो शायद वो हाँ। आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। लेकिन रिपीटेडली अगर ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं और आप उनको बॉटल अप करते रहते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपसे वो चीज़ बॉटल अप नहीं हो पाएगी और वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लग जाएगी। अच्छा, इस तरह होता है ना कि एक बंदा बहुत बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, क्योंकि जाहिर है उसने बचपन से एक ट्रॉमा गुजारा होता है और अब उसको छोटी छोटी चीज़ें पिंच करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन समहाउ डोंट यू थिंक कि ये उसका जो मस्बत रवैया है ये अब जा रहा है मनफी रवैये की तरफ या मनफी सोच की तरफ, क्योंकि एक पॉजिटिविटी भी अंदर रख के भी एक लिमिट आती है इंसान की जब वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही सोचने लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ मैं ही क्यों हूँ, ये क्या है, वो क्या है। सो उसका क्या तरीकाकार हो सकता है कि उसको मनफी होने से पहले ही इंसान बेहतरी की तरफ चला जाए? उसमें अवेयरनेस डिपेंड करती है तो कि इंसान ख़ुद अपने प्रोसेसेस के बारे में, अपने ख़यालात के बारे में कितना अवेयर है कि ये ख़यालात मुझे आ रहे हैं और मुझे इस पे काम करना है। लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो है कि बचपन में ही इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए रादर दैन के इन योर एडल्टहुड आप इन चीज़ों पे काम कर रहे हो। बचपन में जो बच्चे जो है उनको लगता है कि उनकी वो एक सेफ़ एनवायरनमेंट में है, वो अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आएगा। तो वही बच्चे हैं जो सीखते हैं कि हम लोग अगर किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो गलत नहीं होगी, और वहीं से वो बोलना शुरू करते हैं, वहीं से वो सीखते हैं कि इट्स सेफ़ टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन अगर बच्चा, हाँ एग्जैक्टली, उसी में ये पॉइंट भी ले लें कि तनकीदी सोच जो है ना वो कितनी ज़रूरी है कि अगर आप अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि बेटा आपने, क्योंकि अब जो है ना हमारे घरों की ग्रूमिंग इस लेवल तक पहुंची है कि आप बच्चे को ये सिखा के भेजते हैं स्कूल के बेटा डिफरेंट सोशल क्लासेस होती हैं, आपने किसी को भी कमतर नहीं समझना। अभी भी बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि बेटा अगर कोई आपसे मुनफरिद सोचता है तो उसकी सोच गलत नहीं होती। बच्चा जब घर आके किसी का इंसिडेंट अपने साथ शेयर करता है कि वो बच्चा ये बोल रहा था, तो माएँ या बाप फौरी तौर पे उसको जो है वो बोलते हैं कि बेटा वो गलत सोच रहा था, वो गलत चीज़ है। सो ये राइट और रॉन्ग की डिसीजन में जो बच्चे को हम उस वक्त डाल देते हैं और उसको ये नहीं बताते कि बेटा सोचने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और आपकी सोच और उसकी सोच के फ़र्क होता है, और ये फ़र्क एक्सेप्ट करना चाहिए, ये आपको बेटा आगे जाके बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो वो आप वाली बात को कंटिन्यू कीजिएगा इस चीज़ को एड्रेस करके प्लीज़ साथ। बिल्कुल। सो एक तो चीज़ है एक्सपोजर, ठीक है। बच्चों को आप जितना ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं उतना उनको पता चलता है कि दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बाकी भी लोग हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी लोगों की भी ज़िंदगियां हैं जहाँ से वो आ रहे हैं, इस वजह से उनकी सोच मुख्तलिफ है। दूसरी चीज़ तो आपने पेरेंटिंग के हवाले से की कि फ़ौरन उनको कह दिया जाता है कि ये बात गलत है, इस पर ना वो करो। मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहती होती हूँ कि बच्चों को समझाना बंद करें, उनको ये बताना बंद करें कि ये चीज़ ठीक है, तुमने ये चीज़ नहीं की है, या ये चीज़ गलत है, तुमने ये चीज़ क्यों नहीं की है। उनको खुद द बेटर वे ऑफ डीलिंग विद दैट इज़ के सवालात के थ्रू बच्चे को उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे लाएं जहाँ पे आप लाना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपने जो किया है वो ठीक है? उसको कैसा फ़ील हो रहा होगा जब आपने इस तरह की बात की है? इस तरह से सवालात के थ्रू उसको लाएं ताकि बच्चे को लगे कि वो खुद उस नतीजे पे आए है, बजाय इसके कि उसको सिर्फ वो बात बता दी जाए। जब हम बच्चों को डायरेक्टली एक बात बताते हैं तो वो उसके जहन में नहीं बैठती होती, लेकिन जब वो खुद उस नतीजे पे पहुंचते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते होते हैं। अच्छा, अगर यही बात हम कपल्स के बीच की करें, ठीक है, आजकल कपल्स में भी अदम बर्दाश्त एक दूसरे के लिए ख़त्म हो गया है बर्दाश्त। और अब सपोज़ एक कपल है, ठीक है, और चलें एक दूसरे की बेहतरी के लिए ही एक दूसरे को कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, दोनों ही करियर ओरिएंटेड है, इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं कि हैं। सो एक जगह में उनको ये फील होता है कि अगर अगला बंदा मुझे कुछ भी बता रहा है, सो ही इज़ और शी इज़ डिक्टेटिंग मी, जो कि मैं नहीं डिक्टेशन लेता होता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई नो बेटर,
आई नो बेटर, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपल्स में यही देखा है कि एक को लगता है कि मुझे सब बहुत ज़्यादा पसंद है, पता है क्योंकि मैंने बहुत लाइफ एक्सपीरियंस करके देख लिए, दूसरे को लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, और वहाँ हर छोटी सी छोटी बात भी कॉन्फ्लिक्ट बनती जाती है। वहाँ कैसे टैकल किया जा सकता है? इसमें बात घूम फिर के कम्युनिकेशन पे आ जाती है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कितना क्लियरली और कितनी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं रादर देन के अगले इंसान पे कर रहे हैं। एक चीज़ जो हम कॉन्फ्लिक्ट्स में करते होते हैं वो ये है कि हम अगले चीज़ बंदे की गलतियाँ पॉइंट करने लग जाते हैं, तो मैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, रादर देन कि हम अपने आप पे फोकस करें कि मुझे ऐसा महसूस होता है जब घर में ये चीज़ होती है, ठीक है, तो क्या हम इस चीज़ पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बजाय इसके कि सिर्फ पूरा का पूरा ब्लेम अगले इंसान पे डाल दिया जाए। मिलकर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें किसी चीज़ की और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। थैंक यू सो वेरी मच। क्या पैगाम देना चाहेंगे वैसे जाने से पहले आगाही के लिए, क्योंकि आगाही बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोग बहुत बर्दाश्त को भी बहुत गलत मायने में ले लेते हैं कि सब्र ही करते रहना है, और फिर बहुत सारे लोग इसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं कि हर चीज़ पे रिएक्शन देना भी ज़रूरी नहीं होता। एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं हर पेरेंट्स से करती होती हूँ जो मेरे पास आता है, कि अग्रेशन जो है वो लर्नड बिहेवियर है। आप गुस्से में क्या करते हैं वो बच्चा देख के सीखता होता है। अगर आपको लगता है कि चीखना जायज़ है गुस्से में, मारना जायज़ है गुस्से में, तो आपका बच्चा भी यही सीख रहा होगा कि मारना जायज़ है, चीखना जायज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप खुद अपने गुस्से पे, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना सीखें। डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा तारिक आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक शामिल करते हैं, हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ये सेगमेंट बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वाइल्ड लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पीशी देखते साथ हम उसको मार देते हैं, ठीक है, उससे डरते हैं पहले, फिर उसको मार देते हैं, चाहे वो सांप है, चाहे वो कोई रेप्टाइल है, चाहे वो कोई और जानवर है, बस हम उसको देखते हैं और हमें ये लगता है कि ये तो हमें ही मारने के लिए आया है सामने। और इस वजह से बहुत सारी स्पीशीज़ जो कि हमारे जो माहौल है, ठीक है, इसके अंदर रहना उनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक रेप्टाइल है वो किसी कीड़े मकोड़े को खाएगा, वो कुछ और खाएगा, ये एक पूरा चेन और पूरा साइकिल होती है आपकी इन्वायरमेंट के लिए। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कैसी चीज़ है जिसके लिए पाकिस्तान में बहुत कम लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है, ठीक है, और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके हवाले से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इनकी जॉब्स क्या होती हैं और इसकी रिसर्च में क्या आप कर सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या आपको मिल सकता है, ये तमाम तर चीज़ें हम ऐसी शख्सियत के पास लेकर आए हैं जो कि ख़ुद ज़ूलॉजिस्ट हैं, टीचर भी हैं, वाइल्ड लाइफ एडवोकेट भी हैं। उन्होंने अमेरिका, बरतानिया, जापान, स्कॉटलैंड और कनाडा के मुमताज़ इदारों के साथ काम किया है, और जिनमें टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम लंदन, मैकगिल यूनिवर्सिटी और OIST जापान शामिल हैं। इसके अलावा एक मारूफ ज़ूलॉजिस्ट हैं, मुहक्किक हैं, माहिर तालीम हैं और वाइल्ड लाइफ एडवोकेट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुंदस जाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, आपका शौक़ बहुत ही अच्छा और बहुत ही कमाल का शौक़ है, इसका आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ तो बस हर चीज़ घर से ही स्टार्ट होती है, बचपन से। बचपन से कुछ लोगों को शायद अल्लाह पाक किसी ख़ास मकसद के लिए चुन लेते हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप अपनी फील्ड के साथ पैशनेट होते हैं, जो पैशन के पीछे अगर आप जाएंगे तो आप अपना रास्ता पा लेते हैं। यानी अगर आप किसी की सुनेंगे नहीं और अपने पैशन के पीछे जाएंगे तो आपको Then you choose to study zoology? हाँ जी, मैंने फिर ज़ूलॉजी को इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे बचपन से जानवर बहुत पसंद थे। मेरे पापा का बड़ा दिल था मैं डॉक्टर बनूँ, मेरी सारी बाकी बहनें डॉक्टर्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनका बड़ा दिल था, मैंने कहा मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी, मगर PhD
की तरफ से। हाँ जी, क्योंकि मैं थोड़ी एम्पैथेटिक सी थी, तो मुझे इंसानों को ऑपरेट करना और ये चीज़ें मुझे। लेट्स टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान। कैसी है वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान की? हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं? है ही नहीं है कॉन्सेप्ट ना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वो है जो 12 इकोलॉजीज का मुल्क है। पाकिस्तान वो है जिसके अंदर मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ के हवाले से हमारे पास बहुत कम नॉलेज है। देखिए, जब हम अगर हिस्ट्री में जाएं तो जो हमारा पाकिस्तान का एरिया है, तो उसको जो है कि किंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ एरिया कहा जाता था। मगर अब जो है आहिस्ता 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 जो है कि क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को एजुकेट भी नहीं किया जाता इस हवाले से, तो लोग जिस चीज़ को भी देखते हैं वो समझते हैं कि बस हमें ख़तरा है और उसको मार देना चाहिए। और बहुत सारी मिथ्स जो हैं लोग मज़हब के साथ रिलेट कर लेते हैं, हालांकि मज़हब आपको कहीं पे भी इजाज़त नहीं देता। सांप को देखेंगे, आपको हदीस सुनाना शुरू कर लेंगे कि आपने सांप पकड़ दिया, आपने से मारा क्यों नहीं है। कि हालांकि कोई भी इस्लाम में भी ये चीज़ नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को बग़ैर किसी रीज़न के पकड़ के मार दें और कोई चीज़ को आप जो है किस तरह मार लें। पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ के हवाले से हमारे पास बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ हमारे पास मौजूद है, मगर ये केयर करना उसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। और बहुत सारे इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं, सेव करने का भी काम कर रहे हैं, मगर ये कि मारना ज़्यादा है, सेविंग थोड़ी सी कम है, तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ये बताया, आपने अब तक अपनी ज़िंदगी का जितना हिस्सा इसको दिया है, उसमें आपने क्या देखा है कि पाकिस्तान में इस पर कितना काम हो रहा है, और जानवरों से लोगों का प्यार अगर हम बात करें, अब देखिए हशरातुल अर्ज़ भी अगर हैं तो किसी न किसी मकसद के तहत हैं, ठीक है, बिला वजह किसी भी चीज़ को तख्लीक नहीं किया गया, लेकिन ये बात समझने की बात होती है कि कौन समझे कौन ना समझे। तो आपने क्या देखा है कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट लेना कितना आपने पाया है कि है पाकिस्तान में? जब कॉमन लोगों के साथ जो है कि इंटरेक्शन होता है तो लोग सीखना चाहते हैं, ये चीज़ मैंने नोट की है। जो चैनल मैंने भी बनाया था वो भी मैंने सिर्फ इसी रीज़न के कहा बनाया था कि थोड़े से लोग एजुकेट हो जाएं, तो वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करना स्टार्ट कर लिया। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा जो है कि इसको ज़्यादा कर लेते हैं, और मैंने सिर्फ अपने शौक़ के लिए बनाया था। सो व्हाट वाज द चैनल अबाउट? आप उसमें स्पीशीज़ से रिलेटेड एजुकेट करती हैं? हाँ जी, वाइल्ड वे डॉक्टर सुंदस के नाम से मैंने भी चैनल बनाया है, और उसमें यही है कि जो भी स्पीसीज़ वाइल्ड मुझे नज़र आ रही है या जो भी है मैं रेस्क्यू, उसको मैं आइडेंटिफाई करने का तरीका बताती हूँ। आप कैसे देख सकते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं ये ख़तरनाक है, ये ख़तरनाक नहीं है, इसका क्या मकसद है, ये क्या खाता पीता है, बस ये चीज़ें मैं बता रही हूँ। उसमें एक चीज़ सबसे पहले हमारे सामने जो आती है जिससे लोग डरते हैं वो है सांप। और सांप जो है ना वो शहरों में भी पाए जाते हैं, देहातों में भी पाए जाते हैं। सांपों के हवाले से जो आप मुझे बता रही थी, प्लीज़ वो दोबारा से हमें बताइएगा कि कौन सी स्पीशीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, देखिए पाकिस्तान में सांप हमारे पास लिटरेचर के मुताबिक 80 to 90 स्पीसीज़ हैं। जो लैंड पे चलने वाले सांप हैं, ज़मीन के ऊपर जो चल रहे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ 4 सांप हमारे पास जहरीले हैं, सिर्फ 4। उनको बिग 4 कहा जाता है। उसमें आपके पास कॉमन क्रेट है, एक कोबरा है। कोबरा को आप एकदम पहचान जाते हैं कि वो यूं हो के, जिसको आप सांप का इशारा भी आप छजरी बनाकर कर रहे होते हैं, तो वो जहरीला है। एक रसल वाइपर है, एक सॉ स्केल वाइपर है, यानी 2 वाइपर की स्पीसीज़ हैं, एक कोबरा है, कॉमन। और ये कितने जहरीले हैं? ये अच्छे खासे जहरीले हैं, यानी इनके जो वैनम है न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक वैनम होता है। तो अगर मतलब आप 1 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल नहीं पहुंचे तो फिर एंड लेट्स टॉक अबाउट अदर स्पीशीज़। वो स्पीशीज़ फिर किस लिए होती हैं और वो उनको पहचानना कैसे है हमने, अगर हमारे सामने आ जाता है लेट्स से? अच्छा, देखिए बड़े मज़े की बात है, मैं ये कहती होती हूँ कि पहले वेनमस को पहचान लें। आप जैसे वेनमस को पहचान लेंगे तो कम है, तो बाकी सब तो आप पहचान ही लेंगे, हाँ ये वो नहीं है, तो ये जो है कि जहरीला नहीं है। मैं पहले ये कहती होती हूँ कि अगर सांपों का नॉलेज नहीं है तो आप बेशक सांप को छोड़ दें। देखिए सांप का बिहेवियर आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, सांप वाहिद जानवर है जो इंसान से इंतहाई नफरत करता है, वो दूर रहता है इंसान से। तो अगर आप देखें, अगर आप कहीं सांप देखेंगे ना, वो खुद को भागने की कर रहा होगा बेचारा, कि वो कहीं इधर उधर से भाग रहा होगा कि मैं किसी तरह मैं निकल जाऊं, मैं भाग जाऊं, मगर उसको छोड़ते नहीं है लोग। तो बस वो पूरे मोहल्ले वाले डंडा लेके जो है कि पहुंच जाते हैं, मारना ही है। और इस चीज में पूरे मोहल्ले वाले एक साथ हो जाते हैं, बाकी किसी अच्छे काम के लिए। और उसके बाद फिर आपको बड़े शो उसको बताया जाता है, इन्हें सांप मारा है, इन्हें सांप मारा है, इतना जहरीला, इतना बड़ा। बहादुर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने ये तो जान लिया कि इंसानों के लिए कौन से सांप खतरनाक हैं। अब आप मुझे ये बताएं हयातियात के लिए हम इंसान कितने खतरनाक हैं? ये इसका तो किसी के पास आंसर नहीं है। यानी हम रियल में मैं कहती हूँ कि जो सबसे डेंजरस स्पीसीज़ अभी अगर प्लैनेट अर्थ पे है तो वो इंसान है। देखिए अल्लाह पाक ने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, प्लांट्स का, ह्यूमंस का और एनिमल्स का।
ह्यूमन ही डिस्टर्ब करता है हर चीज़। कोरोना की अगर रिसर्च के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि कोरोना के अंदर जो रिसर्चेज हुई हैं उसमें 80% हमारा फ्लोरा फौना वापस आने लग गया था। क्यों? क्योंकि इंसान बंद थे, दरख्त वापस आ गए, बहुत सारी नेटिव स्पीसीज़ वापस आ गई, बहुत सी एंडेमिक स्पीसीज़ दोबारा से फ्लरिश करने लगी, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे जो कि लोगों ने कहा एक्सटेंट हो गए हैं, तो वो सारे के सारे लोग वापस देखने लगे। लेकिन सुंदर हमने ये देखने में आया है कि इस्लामाबाद में इससे पहले इतने अच्छे प्यारे परिंदे होते थे, वो अब इस्लामाबाद में हमें चहक पहक वो नज़र ही नहीं आती। इसकी क्या वजूहत है? क्या हम दरख्त ज़्यादा काट रहे हैं या फिर इंसानों का बिहेवियर इस तरह हो गया है? सारी चीज़ें हैं। दरख्त जो है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखें कि दरख्त इतने ज़्यादा हमारे कट चुके हैं और इतनी जिस तरह लैंडस्केप्स अभी नई नई बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली दरख्त जब कट जाएंगे तो परिंदे और जो चीज़ें हैं वो तो सारी दरख्तों में ही रहती हैं। अब उनके पास और कोई जगह नहीं है। अब देखें जानवरों को भी रहने के लिए जंगलात चाहिए जो कि कट गए हैं, तो फिर वो ऑब्वियसली आबादी की तरफ जो है कि रुख अपना करेंगे। अगर चूहे जंगलों में नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ हमें जो एक्सपीरियंस करने को मिलती है, मैं वो आम सवालात पूछ रहा हूँ जो हमें अक्सर सोशल मीडिया पे मिल जाती हैं कि जो है ना वो लेपर्ड सामने आ गया है, ठीक है, या कहते हैं कि जो हमारे मार्गला हिल्स में भी अक्सर जो है वो वाइल्ड जो है आई डोंट नो लेपर्ड है या कुछ और स्पीशीज है, वो सामने जो है वो आ गया है। और फिर अक्सर वो मरी वाली साइड पे आबादियों के अंदर भी जो है वो आ जाते हैं। सो अगर आपका ऐसी जगह पे इनकाउंटर होता है तो उनको कैसे डील करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, ये जो है कि एक ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करते होते हैं कि आपसे अगर कोई सामने एनिमल आ जाता है जो वाइल्ड हो, जो कि बिग कैट्स की आप बात करें, बड़ी बिल्लियाँ जो होती हैं या कोई भी, उसमें आपने ये करना होता है कि पहले तो आप पैनिक ना करें, क्योंकि जो बिल्लियों की हिस्स होती है वो बहुत तेज़ होती है। वो पहचान जाते हैं कि आप पैनिक हो गए और आप भागें नहीं, क्योंकि ये डॉग्स और कैट फैमिली की एक पूरी की पूरी उनकी ये एक बिहेवियर इकोलॉजी है कि जब आप भागेंगे तो वो आपके पीछे भागेंगे। अगर आप वहाँ खड़े हो जाएंगे और अपने आप को भड़ा करके शो करेंगे ना, तो उससे फिर वो थोड़े से डर जाते हैं। आप अपने हाथ पाँव फैला के अपने आप को भड़ा करके शो करें और ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना स्टार्ट कर लें, तो उससे वो लगेगा कि मुझसे कोई बहुत बड़ी चीज़ है और ये तो डर नहीं रही, तो वो खुद डर के भाग जाते हैं वहाँ से। मगर जब हम पीछे मुड़ के भागते हैं तो वो उनका बिहेवियर है चेज़ करने का, शिकार को चेज़ करने का उनका बिहेवियर है, तो वो आपको चेज़ करेंगे। तो आप जब वहाँ ही खड़े हो जाएं और अपने हाथ पाँव को बढ़ा के ऊंचा जो है कि बस आवाज़, मतलब मैंने ये देखा है कि कुछ मरी के अंदर ऐसे इंसिडेंट हुआ कि एक लेपर्ड आ गया और वो बेचारा बच के भी अगर भाग रहा है तो उसको ज़बरदस्ती कैच करने की कोशिश कर रहे हैं और मारने की कोशिश कर रहे हैं कि बस जो है ना पता नहीं कौन सा तमगा आ जाए। ये बताएं कि हम बजट चूँकि आने वाला है, ठीक है, सो मैं ये जानना चाहूँगी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बजट तो ठीक है एक मुख्तस किया जाएगा, राइट, लेकिन क्या एनिमल्स के वेलफेयर के लिए भी हम कोई बजट मुख्तस करते हैं? वाइल्ड लाइफ जो हमारी होती है उसके लिए भी कुछ एलोकेशन होती है बजट में? मेरे ख्याल में ज़रूर होती है, क्योंकि बहुत सारे इदारे हैं, जैसे WWF है हमारे पास, IUCN भी यहाँ पर काम करे, काफ़ी सारे इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमारी बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज़ हैं, बाहर से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फंड करी होती हैं और वो जो है कि हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। बाहर से फंडिंग तो हम उस पर तो हमें हाँ पता भी है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स उठा रही हैं कि जिनसे हम अपनी स्पीशीज़ जो कि अब ख़त्म होने लगी है उनको रिज़र्व कर सके, क्योंकि ये भी एक हमारा ही असासा ही है एक तरह से। अभी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं वो जो है कि प्रॉपर गवर्नमेंट के साथ एलोकेट हो रही होती हैं, यानी कि वो जो है कि अब आगे उनकी फंडिंग एक्सेप्ट होती है नहीं होती। अच्छा, घर में एक और चीज़ अक्सर जो देखी जाती है और फिर उसमें कभी कभी फील होता है कि ये जुल्म है, लेकिन उस पर आगे से एक हमें सुनने को मिलता है, जो तोते हम रखते हैं घर में, और कहा जाता है कि इनका हैबिटेट ये है कि ये घर के अंदर रहते हैं, अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और ये या तो कि शिकार हो जाएंगे या जो है वो अपने आप का खुद खाना भी नहीं तलाश जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है कि वो घर के हैबिटेट के लिए ही बने होते हैं? अच्छा, देखिए, अगर एक अंडा पिंजरे में ही हुआ है और वो पिंजरे में उससे पूरी ज़िंदगी गुजारी है, तो उसके लिए पूरी दुनिया वो पिंजरा ही है। यानी कि उस पिंजरे से अगर आपको बाहर उसको निकाल देंगे ना, तो मैंने ये देखा था कि मेरे फादर के पास थे तोते, उनने बहुत बड़ा केज बनाया था और वहाँ पे जो है कि एक चिड़िया गलती से तोता एक बाहर आ गया
अब वो बाहर भागने के बजाय वो पिंजरे के अंदर भागने की कोशिश कर रहा था कि मैं गलत हो गया हूँ, मैं कहीं और आ गया। तो मैंने ऐसे भी एनिमल्स देखे हैं जो कि भाग जाते हैं और वो अच्छा खासा सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि नेचर अल्लाह पाक ने आपके जीन्स में डाली भी होती है। स्कॉर्पियोस, बिच्छू बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल जहरीले ही होते हैं सब तकरीबन जो है स्कॉर्पियंस की हाउ टू डील विद दैट? उनको रास्ता देना चाहिए भागने के लिए? वो एक तो ये कि थोड़े छोटे होते हैं ना, मतलब एक तो नजर भी नहीं आते, फौरी तौर पे काटते ही हैं डायरेक्ट आके। बहुत खतरनाक है। हाँ, स्कॉर्पियंस देखें इतने बड़े नहीं हैं, जैसे स्नेक हैं वो आपको लेग पे बाइट कर सकता है। स्कॉर्पियंस का ये कि अगर आप देखें जब इसी जगह पर हम जाते हैं तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप लॉन्ग बूट्स पहनें। अगर आपको लग रहा है कि कोई इस तरह के एनिमल्स हैं जो कि आप किसी जंगल में जा रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे वेनमस एनिमल्स हैं, तो आप हमारे गांव में इतने ज़्यादा है, हमारे खेतों में इतने ज़्यादा बिच्छू पाए जाते हैं। आपकी सोच है, मतलब मुझे बचपन का भी एक वाक़या याद है। मैं और मेरा भाई जो है वो हम लोग वहाँ पे ज़्यादातर हम लकड़ियों पे ही खाना पीना करते होते हैं। सो मैं और वो गए थे, शौकिया गए थे हम लकड़ियाँ काटने। तो उसने कहा ये रूट जो है ना ये दरख्त का, तो ये भी उखाड़ के ले जाते। मैंने कहा ठीक है, और वो वही कर रहा था और उसको बिच्छू ने काटा था और उसने जल्दी से हाथ पकड़ के मुझे बताया था देखो कि नीचे क्या है। हालांकि वो वाला जो खेत था वो इतना कोई था भी नहीं कि सुनसान है, हमारी चहल पहल भी होती थी। सो ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे अगर जहरीली चीज़ आपको काट दे तो डेफिनेटली आपको कोई आपकी फर्स्ट एड के तौर पे आपके कुछ इक़दामात होने चाहिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। सो वो क्या होने चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो स्कॉर्पियन की हम क्योंकि बात करें तो मैं स्कॉर्पियन भी लेकर आती हूँ कि स्कॉर्पियन के काटने से कोई मरता नहीं है। दर्द बहुत ज़्यादा होता है। दर्द बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसके पेन जो है इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसकी जो वेनम है। बट कोई नहीं मरता, राइट? हाँ नहीं, मतलब कि बहुत छोटे बेबीज़ की बात मैं नहीं करी, वो ऑब्वियसली पेन से हो सकता है, मगर बड़ों में स्कॉर्पियन के काटने से कोई नहीं। अच्छा ठीक है। हमारे पास, हाँ जी, हमारे पास जो स्कॉर्पियंस पाकिस्तान में ना आज तक कोई केस रिपोर्ट ऐसा नहीं हुआ कि एडल्ट्स में कोई स्कॉर्पियन के काटने। छिपकलियाँ हर जगह पे पाई जाती हैं, इसके हवाले से प्लीज़ बताएं ये क्या चीज़ है? अच्छा देखिए, जो छिपकलियाँ हैं वो अल्लाह पाक ने नेचुरली जो है ना इंसेक्ट्स को कम करने के लिए एक रेप्टाइल क्रिएट किया हुआ है। जो इंसेक्ट्स हैं वो पूरी की पूरी दुनिया में समझे 80% इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपॉड्स जो हैं। उसके बाद जितने 20% है उसमें पौधे भी आते हैं, हम भी आते हैं और बाकी एनिमल्स भी आते हैं, यानी इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा, यानी 80% आर्थ्रोपॉड्स हैं। अब जो है छिपकलियाँ अगर हमारे घर में आती हैं तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग है कि वो आपके मच्छर खा रही हैं, मक्खियाँ खा रही हैं, कीड़े मकोड़े खा रही हैं, आप डेंगू से बच जाएंगे, मलेरिया से बच जाएंगे। तो ये कि छिपकलियाँ मतलब मानती हूँ, मैं आज तक कभी छिपकली नहीं मारी। नहीं मारी, अच्छी बात। हाँ, मैं हमेशा उसको शुश शुश करके निकाल देती हूँ, लेकिन मेरे से मारी नहीं। अब मतलब ये समझ लें कि अगर वो आपके रूम में भी आ गई, लड़कियाँ बहुत डरती हैं उससे। मैं भी लड़की ही हूँ ना, जो नहीं मैं ऐसे शुश शुश करती हूँ, मैं वाइपर उठा के उसको बाहर निकालने की कोशिश। हालांकि वो इसी तरह की है कि उसको 2 दफा आप करते हैं, वो उसको रास्ता अपना याद होता है, मैं कहाँ से उधर भाग जाती है फौरी तौर पे। किसी को घर में डर लग रहा होगा इसलिए मुझे उसको निकालना पड़ेगा। मुझे हाँ, मैं ये समझ रही थी, मुझे समझ नहीं आती कि डर किस चीज़ का होता है। अच्छा नहीं, वैसे वो मैं सबको बताना चाहूँगा कि वाइल्ड रश के नाम से एक चैनल है और वो भी डॉक्टर साहब बता रही हैं कि इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है उस चैनल में। सो उन्होंने जो है वो जो लिजर्ड के हवाले से बताया कि ये बिल्कुल जो है वो नॉन वेनमस टाइप की चीज़ है। इसमें अच्छा, उसमें सॉरी मैं नजम की बात काट रही, मैंने ये भी सुना है कि पहले छिपकली काटती नहीं है, लेकिन अगर काट ले तो छिपकली का काटा बच नहीं सकता। नहीं, देखिए दुनिया में छिपकली की सिर्फ एक स्पीसीज़ है जो कि वेनमस, उसको हीलोडर्मा कहते हैं। बाकी दुनिया की कोई स्पीसीज़ जहरीली नहीं है, मतलब छिपकली की। हाँ, ये जो हमें बचपन में वो ड्रामास में दिखाया जाता था कि वो दूध में गिर गई है, बंदे ने पी लिया, वो मर गया। देखें ड्रामा में भी दिखाया जाता है कि इंसान सांप पे इंसान बन जाता है। देखा था एक आदमी को काटा था, ठीक है, तो उसकी डेथ हो गई। जी जी नहीं, छिपकली देखें, मैं वो कहती थी क्या आपने खुद देखा था कि उसने काटा? देखा तो फिर तो वो मैं तो आपने सवाल कर लिया। ये तो आपने वही सवाल कर लिया, जज जो है वो खातून से पूछता है नहीं आपके साथ हैरेसमेंट हुई थी तो आपके पास कोई सबूत है कि मतलब आपके साथ हैरेसमेंट? जो कहने का मेरा मतलब है कि एक बात होती है सुनी सुनाई हुई, आपने किसी से सुनी है, उनने किसी से सुनी है। ये एक और बोलते हैं कि सांप एक दफा काट ले 7 दफा दोबारा आता है। नहीं, ये भी मिथ्स हैं, यानी एक बार काट देगा बेचारा, उसको छोड़ेंगे तो मतलब वो 7 दफा क्या जो है। ये भी कहा जाता है सांपों की बातें ज्यादा ना करें, वो भी आ जाते हैं। आखिरी सवाल पे ये पूछना चाहूंगी, क्लाइमेट चेंज से हम सब इफेक्ट हो रहे हैं, क्या हमारे हयातियात भी उतने ही क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो? बहुत ज़्यादा, इसलिए कि हमारे जो
जिस तरह हमारे फॉरेस्ट कट रहे हैं और जितनी हमारी बिल्डिंग्स जितनी जल्दी बन रही हैं और मतलब कोई भी इतना उसका काम भी नहीं हो रहा, तो हमारी आप खुद देखें कि पाकिस्तान का टेम्परेचर कितना ज़्यादा, इतनी गर्मी कभी भी नहीं थी। तो डेफिनेटली सबको फील होती है। हाँ जी, इतनी गर्मी भी कभी भी नहीं थी और हमारी जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो भी इतने जल्दी कभी भी मेल्ट नहीं हुए। तो डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन रही है। डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो सकती है और इसको डेफिनेटली किसी दिन हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ख़वातीन और हज़रात बहुत ज़रूरी है कि आप जो हयातियात बाकी भी हैं उनका ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, लेकिन साथ साथ उनको मारे ना प्लीज़, ठीक है। कोशिश करेंगे अगर आपको डर लग रहा है तो उसको भगा दें, ठीक है, उसको गायब कर दें अपने आसपास से, लेकिन उसको मारे नहीं। और उसके अलावा मुख्तलिफ और भी चीज़ें होती हैं कि वो आपके आसपास ना आए, तो उन स्प्रेस का इस्तेमाल कर लें कि आपकी वो टेरिटरी को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन फिर ये तो नहीं है कि आप उनकी टेरिटरी में जाके उनको ढूंढ के जो है वो मारना, वो गलत बात है। हॉकी के रिवाइवल की बात की, जब आलमी खेलों की तारीख का दिन और आज से फीफा वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहा है डेफिनेटली, सो वॉच दैट फीफा वर्ल्ड कप और एंजॉय करें। आज के प्रोग्राम से मुझे और नाज़िश खटक को दीजिए इजाज़त। बजट के लिए आप वैसे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस बार बजट में क्या आता है, लेकिन हमारी उम्मीद यही है, हमारी रिक्वेस्ट भी यही है कि आम आवाम पर जो टैक्स का बोझ है उसको थोड़ा कम किया जाए। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।